आम आदमी बीमा योजना को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस इनमें से कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 2007 को इसे लॉन्च किया गया था। एक्चुअली में एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी, तो जो टारगेट की रही थी लो इनकम फैमिलीज़ को इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट की थी एक हाई लेवल कमेटी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए अगस्त 2007 में। बताइए उस कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, पर सही जवाब जो है इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, रघुराम जी राजन जो थे इसके चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन है कि किसने कॉल दिया था, हु गेव द कॉल फॉर एवर ग्रीन रेवोल्यूशन? एवर ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉल किसने दिया था? तो ऑप्शंस हैं, और इनमें से जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, जी स्वामीनाथन ने, MS स्वामीनाथन ने इसका कॉल दिया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? क्रेडिट पॉलिसी का, डेबिट पॉलिसी का, डिपॉजिट पॉलिसी का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं? तो जो इसका सही जवाब रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी ये कि क्रेडिट पॉलिसी का पार्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इंडिया में इनकम टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके सामने, बट जो इसका सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स विल्सन। थोड़ा सा इसके बारे में एक बार जान लेते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि 19वीं सेंचुरी में, आपको पता है कि इसको लाया गया था, लेकिन हुआ क्या था कि 1857 का रिवोल्ट आप सब लोगों ने सुना होगा। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में जो रूल कर रही थी, उसे एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। अब अपनी ट्रेजरी को भरने के लिए, खजाने को भरने के लिए उन्होंने टैक्स लगाने शुरू कर दिए, और उस टैक्स में से एक टैक्स उन्होंने लगाया था इनकम टैक्स। पहला जो इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था वो साल था 1860 का, और महीना था फरवरी का। ठीक है, 1860 फेब में इसको पहली बार लगाया गया था, और लगाने वाला जो उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर था उसका नाम था जेम्स विल्सन। शी डैश हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स। तो कुछ ऑप्शन हैं, देखिए इसमें क्या आंसर आएगा। तो इसमें आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, शी हैज़ बीन बीटिंग हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स। तो देखिए इसमें ऐसा कहा क्यों गया है, थोड़ा सा इसका रीज़न जान लेते हैं। एक्चुअली में क्या कह रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड व्हेन वर्किंग इज बीइंग कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। तो फ्रॉम द पास्ट, तो पास से हो रहा है, इसलिए हम इसमें यहाँ पे लगाएंगे हैज़ बीन बीटिंग, पर मोस्ट सूटेबल ऑप्शन यही रहेगा। चलिए अगला देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट वाला क्या था, क्वेश्चन है हमारा द इंग्लिश डैश इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि द फर्स्ट इंग्लिश रेफर्स टू द इंग्लिश मैन के लिए लगाया, सो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पहला जो इंग्लिश था वो यानी किसी जो ब्रिटेन में रहने वाले बंदे को इंग्लिश कहते हैं, तो इसलिए हमने इंग्लिश लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, द रैन कम्स डैश द क्लाउड्स। द रैन कम्स डैश द क्लाउड, तो इसका क्या जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, इन द रैन कम्स फ्रॉम द। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, तो अगला क्वेश्चन था हमारा इसमें, द शिप डैश रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड। तो इसमें क्या है ऑप्शन, तो कुछ ऑप्शन हैं, और इसमें सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर है। तो हैविंग बीन ब्रोकन, तो थोड़ा सा रीज़न समझते हैं इसमें क्या है ऐसा। द शिप हैविंग बीन ब्रोकन रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड मीन्स द शिप वाज ब्रोकन एंड देयरफॉर रॉबिन्सन वहाँ पे आ जाता है, विच इज कंप्लीट, इसी वजह से कंप्लीट सेंटेंस बनता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या था, स्टार्स डैश काउंटेड। तो इसमें क्या लगेगा, तो हमें देखना है, इसमें कुछ ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन जो सबसे सूटेबल है, द स्टार्स कांट बी काउंटेड। तो हमने ये से क्यों लगाया, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू काउंट द स्टार्स, सो ऑप्शन सी कांट बी जो है राइट रहेगा। हम कैन नहीं लगा सकते क्योंकि स्टार कैन बी काउंटेड नहीं है, स्टार कैन नॉट बी काउंटेड। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज द फेस ऑफ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटेड। कौन से 5 ईयर प्लान में इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की गई थी? तो ऑप्शंस तो सामने हैं, और इसका हमारा सही आंसर है सेकंड 5 ईयर प्लान में ऐसा किया गया था। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि सेकंड 5 ईयर प्लान अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी उसने दी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और इस प्लान जो बेस्ड था एक्चुअली में महानबंस मॉडल के ऊपर। महानबंस मॉडल सेट आउट द टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग द बेसिक एंड द कैपिटल गुड इंडस्ट्रियल्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो उनका काम ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनाई जाए और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जाए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मिड डे मील स्कीम है इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 अगस्त 1995 को। तो हुआ क्या था इस दिन एक्चुअली में, होता ये कि नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स विद अ व्यू, इसका लाने का मकसद था कि ताकि वहाँ की इनरोलमेंट, अटेंडेंस और रिटेंशन को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और इसी के साथ साथ इंप्रूव किया जाए न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है बच्चों का। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू द प्राइमरी एजुकेशन, जिसको NSPE बोला जाता है, और ये 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंडिया में, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं और देखिए इसका जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में कि कौन होते हैं। द कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन, जिसे हम CGA भी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इज़ द प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, मैटर कौन से में ये एडवाइस करते हैं उनको, अकाउंटिंग मैटर्स में, और ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एस्टैब्लिशिंग और मेंटेनिंग करना किसी भी साउंड और एफिशिएंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि जिसे हम CB के नाम से जानते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसी कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो कैसे 1998 में या फिर 1982 में, 88 में या 1985 में इस्टेब्लिश किया गया। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 12 अप्रैल 1988 को इसे इस्टेब्लिश किया गया। चलिए थोड़ा सा CB के बारे में जान लेते हैं हम लोग। CB में एक्चुअली में है क्या। तो एक्चुअली में जो CB है वो इसका फुल नेम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इज़ अ रेगुलेटर आर द सिक्योरिटीज़ एंड द कम्युनिटी मार्केट इन इंडिया, ओन्ड बाई, इसको ये किसका मालिक कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 को एंड गिवन इसको सिक्योरिटी पावर्स दी गई थी 30 अप्रैल 1992 को, और कौन से एक्ट के थ्रू, CB एक्ट 1992। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि CB एक्ट कब आया तो जवाब है इसका 1992 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द मिनिस्ट्री एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको एज एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बना दिया गया। तो पूछ रहा है कि कब बनाया गया इसको। तो इसको बनाया जाता है हमारा अक्टूबर 15, 1999। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कैम इनटू एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री कब, 15/10/1999 को। और आफ्टर द मर्जर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ, पहले एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स हुआ करता था और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों को जोड़ के उन्होंने बना दिया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ करके उन्होंने इस मिनिस्ट्री को बनाया था और साल था 1999 का और डेट थी 15 अक्टूबर। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5200 फॉर द 2 ईयर्स, और अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है उस पर 6% एक साल का। देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको 6% इंटरेस्ट निकालना है कि अगर एक साल में मुझे 6% इंटरेस्ट लगेगा इस पे, तो 2 साल में कितना लगेगा, तो उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर है। तो चलिए ऐसा हुआ कैसे, तो एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। सबसे पहले कि वो वाला अमाउंट जो आपने किसी से उधार लिया था उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, यानी P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कितने टाइम के लिए लिया था उसे हम T से डिनोट करते हैं, और फिर कितना इंटरेस्ट वो आपको लगाएगा। इंटरेस्ट का मतलब है कि इतना पैसा आपने लिया था, तो इसको अगर आप इसको 100 मानोगे, जस्ट इमेजिन कि आपने 100 रुपीज़ लिए, तो अगर वो आपको उस पर बोल रहा है कि 100 तो लिए लेकिन एक साल के बाद मैं आपसे 101 लूँगा, तो मतलब 1 रुपये उसने इंटरेस्ट लगाया। अगर वो 102 लेगा तो यानी 2% इंटरेस्ट लगाया। तो इसी तरीके से जो आपका इंटरेस्ट होगा उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे हम R से डिनोट करते हैं। चलिए अब वो पूछ रहा है कि इस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा, जिसमें हम लोग, वो क्या कह रहे हैं आपको क्या निकालना है, वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो अब इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी टाइम से और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि परसेंटेज में होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो परसेंट का मतलब होता है 100 में से कितना। तो यानी जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया वो कितने में से है, अगर उसने 6 लगाया तो 100 में से 6 है वो। ओके, इसलिए हम इसको 6/100 लिखेंगे, यानी दिस इज 6 एंड दिस इज अपॉन 100, और 5200 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और सीधा मल्टीप्लाई 6 से भी कर देंगे। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 से करेंगे, तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं। ये वाले 2 जो है 0 इन 2 0 से काट देते हैं। अब हमारे पास बचेगा क्या, एक 52 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 3 चीज़ें बची, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 624, और यही हमारा इंटरेस्ट रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। दूसरा क्वेश्चन क्या था, बोल रहे हैं कि ₹1200 इज लेंट आउट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर्स, फाइंड द अमाउंट आफ्टर द 3 ईयर्स। देखिए यार, अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने किसी से 1200 रुपये लिए थे। ठीक है, तो इसको आप ना प्रिंसिपल कह सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कितना लगाया था आपको, 5%, और ये तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और टाइम कितना था आपका 3 ईयर्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो आप निकाल लोगे जैसे हमने पहले से निकाला, लेकिन अमाउंट का मतलब क्या होता है इसे समझिए ज़रा। अमाउंट का मतलब होता है कि किसी बंदे से जस्ट इमेजिन आपने कुछ पैसे लिए, उसे प्रिंसिपल कहेंगे, और फिर उसने उस पर आपको इंटरेस्ट लगाया। ठीक है, तो जब वही दोनों चीज़ें आप किसी को पे करोगे तो उसे अमाउंट कहेंगे। एक बार हम इसे थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं कि क्या हुआ। इमेजिन करो कि आपने किसी एक इंसान से 100 रुपीज़ लिए। अब अगर 1 साल के बाद 2 साल के बाद उसे 100 रुपीज़ ही लौटाओगे तो उसे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वही आपको कहेगा कि भाई 100 रुपीज़ तो आप ले जाओ, लेकिन मैं हर साल इस 100 रुपीज़ के साथ में आपसे 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लूँगा। तो मान लेते हैं कि आपने 1 साल के बाद उसको पैसे लौटा दिए, तो आप उसको 100 की जगह 110 रुपीज़ दोगे, क्योंकि साथ में आपने उसको वो वाले पैसे दिए जो आपने उसे लिए थे, यानी प्रिंसिपल, साथ में आपने उसका इंटरेस्ट दिया। तो जब भी हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं तो हमारा बन जाता है वो हमारा अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे वो आपसे यही पूछ रहा है कि अमाउंट बताइए कितना होगा 3 साल के बाद। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं।
तो क्या कह रहा है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू पी प्लस वन, पी यानी प्रिंसिपल और आई मीन्स जो इंटरेस्ट था। तो अब ये था हमारा प्रिंसिपल तो हमें पता है, लेकिन इंटरेस्ट क्या था, तो वही पी इंटू आर इंटू टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे डिवाइडेड बाई 100। तो अब जो प्रिंसिपल था हमारा 1200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, जो था हमारा 5% और टाइम था 3 साल के लिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर रहेगा 1380। कैसे, ये हमने इसको इससे काट दिया, अब हमारे पास बचा ऊपर ये, तो इन सबको हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारा यही आंसर बचा। ठीक है सर, ओके। कोई लड़का है अजीत, उसकी एवरेज रही है पिछली 9 इनिंग्स में, हमें नहीं पता कितनी है, बट हम लोग मान लेते हैं कि उसने एक्स एवरेज रही होगी, यानी इस एवरेज से, एवरेज का मतलब हुआ कि हर एक इनिंग में लगभग उसने इतने स्कोर ही बनाए होंगे, और वो 9 इनिंग से इतने ही स्कोर बना रहा है। मतलब मान लो अगर उसने 5 स्कोर एक इनिंग में बनाए, तो 9 इनिंग्स में उसके कितने होंगे, हर एक इनिंग में 5 होंगे, तो 9 4 5 से 45 एवरेज, समझ में आ गया। लेकिन जो उसकी 10th इनिंग थी उसमें उसने ज़्यादा स्कोर किए, और अब 10th इनिंग में उसने 100 स्कोर लगा दिए। जैसे वो 10वां मैच खेल रहा है तो उसने 100 स्कोर कर दिए। अब जो उसकी एवरेज थी, यानी जो हर एक मैच में स्कोर बना रहा था एवरेज, वो बढ़ गई है और 8 रन बढ़ गई। बताना है कि अब इसके बाद 10th इनिंग खेलने के बाद उसकी एवरेज क्या हो गई। तो कुछ ऑप्शन है और चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये बात पता है कि उसने 9 इनिंग्स खेली है और हर एक इनिंग में उसने एक्स रन लगाए। एक्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने पहली इनिंग में कितने स्कोर करे थे, दूसरे में कितने करे थे, तीसरे में कितने करे थे, इसलिए हम उसकी एवरेज ले रहे हैं कि हर एक में लगभग उसने एवरेज जैसे कि जितने टोटल नंबर कितने स्कोर किए और कितनी इनिंग्स में किए, तो वो जब उसे डिवाइड करते तो एवरेज निकलता है। उस एवरेज को मार रहे हैं कि उसमें एक्स लिए होंगे। अब अगर ये एक्स था तो 9 इनिंग्स में कितने लिए होंगे, इसने एक्स को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9x रहा होगा, तो 9x स्कोर उसने 9 इनिंग तक किए। अब 10th इनिंग में उसने क्या किया कि 100 स्कोर लगा दिए। ठीक है, अब उसकी एवरेज क्या होगी कि पहले उसकी एवरेज रही थी x, अब उस क्वेश्चन में बताया कि अब उसकी एवरेज उस x में आप 8 रन बढ़ा सकते हो। ठीक है, अज्यूम करिए कि अगर ये x कुछ भी होता, मतलब अगर 5 होता, पहले उसकी एवरेज 5 थी, तो अब उसमें 8 और बढ़ा सकते हैं हम लोग। समझ गए बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी उसकी एवरेज हो गई है इतनी। अब क्या हुआ कि 10th इनिंग जब उसने खेली है तो उसमें उसने लगा दी 100 स्कोर। ठीक है, तो 10th इनिंग में अब हमें इसे अज्यूम 2 तरीके से कर सकते हैं। हम इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको, अब क्या हो गया 10th इनिंग के बाद स्कोर कैसा हो गया एवरेज, एक कि 9x जो उसने पिछली इनिंग्स में लगाया था प्लस इस बार का, या तो हम उसे लिख सकते हैं कि जो ये इसकी नॉर्मल एवरेज थी 10 मैचों की। आप इन दोनों को, ये दोनों का वैल्यू एक ही है। देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये 10 मैच है उसके, 10 मैचेस खेले और हर एक मैच में उसने इतने रन बनाए, तो 10 इंटू इतने रन आ जाएंगे। या तो उसने 9 मैचों में इतने रन बनाए प्लस एक जो 10th मैच है, तो दोनों को हम सेम लिखेंगे। जब हम इसको कट करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो जब ये बीच में मल्टीप्लाई है तो 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्लास 6 7 में सॉल्व करवाया जाता है कि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये वाला इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 10 में से 9 जाएंगे तो बच जाएगा 1x, ये 80 इधर आएगा तो 80, 100 में से 80 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 20। तो यानी वो जो x मान रहे थे हम कि जो उसने पिछली इनिंग्स में रन किए थे, वो हर एक इनिंग में लगभग उसने 20 रन किए थे। ठीक है, अब क्योंकि जो 10th इनिंग थी उसमें उसने 100 किए, तो उसकी एवरेज 8 रन से बढ़ी थी, तो पुराने वाले थे 20 प्लस 8 से एवरेज उसकी बढ़ गई है, तो अभी टोटल उसकी एवरेज कितनी हो गई है, 28 की एवरेज होगी उसकी। ठीक है, तो नई एवरेज उसकी 28 की, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि एवरेज टेम्परेचर जो था बुधवार का, वीरवार का और शुक्रवार का 40 डिग्री सेल्सियस था। अगर मैं कहता हूँ कि एवरेज टेम्परेचर जो था वीरवार का, शुक्रवार का और शनिवार का 41 डिग्री, एवरेज का मतलब समझ रहे हैं ना आप कि ऊपर नीचे हुआ होगा लेकिन एवरेज इतना ही था। अगर सैटरडे का टेम्परेचर खुद में 42 डिग्री था, तो बताइए कि बुधवार का टेम्परेचर कितना होगा। इसका सोल्यूशन क्या होगा कि पहले से उसने एवरेज हमें दिया हुआ है, तीनों का एवरेज कितना होगा, अगर 40 एक का है तो तीनों का कितना होगा, मल्टीप्लाई भी 3 से कर देंगे तो रहेगा हमारा 120। फिर अगर वीरवार का, शुक्रवार और शनिवार तीनों का दिया हुआ है कि 41 41 41 है, तो 41 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाए। सैटरडे का उसने अलग से हमें दे रखा है 42 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हम क्या करेंगे कि पहले जो हमें उसने दिया था कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, जिसका बड़ा है उसको पहले सॉल्व करेंगे, तो इसका एवरेज में से निकाल देंगे हम लोग बुधवार, वीरवार और शुक्रवार का, तो हमारे 123 में से 120, तो जो डिफरेंस रहा उनके टेम्परेचर में वो रहा 3 का। ओके, तो सैटरडे का उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है जी, तो सैटरडे का कितना था हमारा, सैटरडे का पहले से ऑलरेडी उसने दिया था 42 में से मैंने 3 को माइनस किया तो मेरे पास बचा 39, तो हैंस हमारा ऑप्शन रहेगा 39 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नंबर 6 हमारा, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज द फेज ऑफ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटेड, तो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड 5 ईयर प्लान में ऐसा हुआ था। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम जो लॉन्च हुई थी, साल कौन सा था वो और कौन सा डेट थी, तो इसमें जो हमारा सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 15 अगस्त 1995। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग
स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम इन इंडिया। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, द कंप्यूटरल जर्नल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सीबी बोलते हैं, वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, उसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, कौन सा साल था वो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिस्ट्री एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एज एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री कैम एग्जिस्टेंस। तो ये इस मिनिस्ट्री को कब बनाया गया था? मिनिस्ट्री एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 15, 1999। फंड पे 12%, मेडिकल पे 13% और चाइल्ड एजुकेशन पे 23 नहीं कर रहा वो, बल्कि 12 मंथ की बात कर रहा कि सालाना वो कितना से चाइल्ड की एजुकेशन पे 23%, मेडिकल पे 13%। और ये एक क्वेश्चन है, बोल रहे कि इस चार्ट को पढ़िए और फिर इसके कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें आप सॉल्व करिए। देखिए पाई चार्ट आपको दिया है यहाँ पे, जो रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर किसी एक फैमिली का, और इसको परसेंटेज में बताया। बोल रहे इस चार्ट को पढ़ो और फिर मुझे आंसर बताओ इसका। और उस जो फैमिली है उसकी इनकम जो कितनी है मंथली, वो है कुछ 33,650 रुपीज़। अब इसे सॉल्व करने से पहले आपको ये याद रखना है कि ये उसकी महीने की इनकम है, और परसेंटेज में अब इसे हम इसे 100% मानेंगे। ओके, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हैं इसके। थोड़ा सा चार्ट को देख लेते हैं एक बार। चार्ट में क्या रहा है कि 25% वो लोग खाने पे खर्च करते हैं, 18% रेंट देते हैं, 9% इंटरटेनमेंट पे खर्चा होता है, चाइल्ड की एजुकेशन पे 23%, मेडिकल पे 13%, और जो सेविंग करते हैं प्रोविडेंट फंड में वो है 12%। अब पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, तो देखिए द हाउस रेंट पर मंथ इज, कि घर का वो रेंट कितना देते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि उनका रेंट था 18%। ठीक है, 18% उनका रेंट है, तो परसेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं? परसेंट को हम लोग हमेशा लिखते हैं कि 18/100, और टोटल कितना था, जितना भी टोटल था उसमें से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई 33,000 कुछ था ना उनका, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए कैसे करते हैं कि हम क्या करेंगे इसको, कि टोटल जो हमने रेंट निकालना उसको 18% रेंट था, तो 18 लिख देंगे, 18/100 मल्टीप्लाई बाई 33,650, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ 6,057 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे पूछा था कि जो एनुअल सेविंग है इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड वुड बी, जो उनकी सेविंग है वो कितनी रहेगी एनुअली। ध्यान रखना है एनुअल, यहाँ पे एक मंथ की बात नहीं कर रहा वो, बल्कि 12 मंथ की बात कर रहा है कि सालाना वो कितना सेव करेंगे, क्योंकि जो सैलरी है वो महीने की बताई हुई है, तो जितना भी वो सेव करेंगे हम उसे मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कितना सेव करता है, तो वो भाई वो 12% सेव करते हैं, तो वही सेम 12% अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय टोटल सैलरी। तो हम क्या करेंगे 12% ले लेंगे डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय टोटल सैलरी, जो रिजल्ट आएगा उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने जो हमसे सेविंग पूछी है वो 1 साल की पूछी है, 1 ईयर की। 1 ईयर में होते हैं टोटली 12 मंथ, तो 1 महीने की तो ऑलरेडी यहाँ निकल जाएगी, तो उसके बाद हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मंथ्स की निकल जाएगी। तो हमारी जो सैलरी रहेगी वो कुछ ये रहेगी 48,456 एक साल की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम अगला देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है कि अगर वो प्रोविडेंट फंड में जो उसने सेविंग करी उसको डिडक्शन एंड द पेमेंट ऑफ द हाउस इज रेंट, द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली रिमेंस। अगर हम क्या करें कि जितना उसने सेविंग करी उसको भी अलग कर दें और जो रेंट दिया उसको भी अलग कर दें, तो बताइए अब पीछे जो उसकी सैलरी है वो कितनी बची। हमें पहले ही पता है कि वो क्या कर रहा है कि कुछ 1200% वो कुछ सेविंग कर रहा था, और जो उसने वो किया, और 18% कुछ उसका वो हाउस रेंट था। तो अब हम देखते हैं तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो अगर उसने 18% रेंट में दिया, 12% सेविंग करी, तो दोनों को मिला के कितना हुआ, दोनों को मिला के होगा हमारा 30%। तो 100 में से हम 30% को माइनस कर देंगे। 100 मतलब कि टोटल जो उसकी सैलरी है वो 100 थी, 30 हमने जो बाहर निकाल दिया जो उसने कहा, तो पीछे पैसे कितने बचे, तो हम उसी को 70% बचा, तो 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 33,650 से जो उसकी बेसिक सैलरी थी, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कि 23,555। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा आंसर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बोलते हैं टोटल अमाउंट पर मंथ द फैमिली स्पेंड्स ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट कंबाइंड टुगेदर। फूड पे और एंटरटेनमेंट पे दोनों चीज़ों पे वो कितना खर्चा करते हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके लिए कि दोनों चीज़ों पे कितना कितना एक्चुअली परसेंट खर्चा किया जाता है। तो क्वेश्चन देखने पे हमें ही समझ में आया कि वो एंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट पे 9% कर रहे हैं और अपने फूड पे 25%। चलिए अब हम इसके सोल्यूशन देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो देखिए फूड पे और एंटरटेनमेंट पे अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 34% बनता है। तो बस सेम 34% को आप डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय जो उसकी मेन सैलरी है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ओके, तो डेटा इंटरप्रिटेशन का ही क्वेश्चन। देखिए इसमें थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम इस चार्ट के बारे में एक बार।
तो ये कह रहा है आपको कि फूड पे 25% खर्चा हुआ था, प्रोविडेंट फंड पे 12%, मेडिकल पे 13% और चाइल्ड एजुकेशन पे 23, एंटरटेनमेंट पे 9% और हाउस रेंट पे 18%। टोटल 100% था ये, तो 100 में से इतने इतने खर्चा कर दिया। दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है इसमें कि आफ्टर प्रोविडेंट फंड, अगर आप प्रोविडेंट फंड को बाहर निकाल देंगे और जो घर का खर्चा उसने करा उसको भी बाहर निकाल देंगे, तो बताइए कि टोटल इनकम कितनी रही। तो एक बार हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देन हमें समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको कि आप ना इस फंड को निकाल दीजिए, तो 12% ये फंड था आपका, इसको निकाल दीजिए, और अगर वो हाउस का रेंट भी दे देता तो हाउस का रेंट भी निकाल दिया, तो अब बताइए कि टोटल बाकी उसकी सेविंग कितनी रही, क्योंकि उसकी जो टोटल मंथली सैलरी थी वो है इतनी, ठीक है, याद रखिएगा 33,650। तो इसका 12% भी निकाल देना है आपको, इसका 18% भी निकाल देना, और जो बाकी बच जाएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, सिंपल सा, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है हमारा। तो देखिए आया कैसे ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोगों को पहले से ऑलरेडी पता है कि हम टोटल कितना लेते हैं, टोटल हम लेते हैं 100%। 100 में से हमें माइनस क्या करना है, 12%, जो कि उसने हमने कहा कि इसे बाहर निकाल दीजिए, और 18% दोनों चीज़ों को बाहर निकाल देंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो जब हमें पता चला कि 12 और 18 कितना होता है, 12 और 18 ये दोनों चीज़ों को बाहर निकालना है, तो ये होगा टोटल कंबाइंड में 30। तो 70 में से हम 100 में से 70% जो हमारे पास बच जाएगा, 30% हमने लेस कर दिया इसका, तो अब वही 70% जो हमारा बच गया हम 70% निकाल देंगे, ठीक है। तो 70% इंटू जो हमारी टोटल इनकम थी उसकी, तो इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट आंसर में ये आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द टोटल अमाउंट पर मंथ द फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड द एंटरटेनमेंट कंबाइंड। फूड पे ओके और एंटरटेनमेंट पे वो लोग कंबाइंड कितना स्पेंड कर रहे हैं। एक बार हम दोनों की परसेंटेज देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन में जा करके। तो परसेंटेज में हमें क्या पता चल रहा है, फूड और एंटरटेनमेंट पे, देखिए यार फूड पे वो लोग खर्च कर रहे हैं कितना, एंटरटेनमेंट पे 9% और फूड पे 25%, तो दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। तो उसको हम उसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो इसका जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, पर हुआ कैसे एक बार इसे समझ लेते हैं। तो हुआ यूँ कि फूड पे उसने कितना खर्च करा था, हमने पढ़ा 25 एक चीज़ पे करा था और 9% एक पे खर्च करा था, तो दोनों को मिला के होता है हमारा 34, ठीक है। तो हम पूरी सैलरी का 34% निकाल देंगे, यानी 100 में से हमको कितना मिला, 34 का खर्चा करा हमने, तो मल्टीप्लाई बाय जितनी टोटल इनकम है, तो ये हमने रखा 34, मल्टीप्लाई कर दिया इसे, और हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे ये हमारा रिजल्ट रहेगा 11,441 रुपीज़, ओके। तो दोनों पे कितना खर्चा होगा, इतना होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज को वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, उसका नाम बताइए। कीबोर्ड, प्लाटर, स्कैनर, OMR या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी स्कैनर। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को बाद में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करता है ईमेल फैसिलिटी अमंग द डिफरेंट होस्ट। तो इनमें से वो कौन सा प्रोटोकॉल रहेगा। तो देखिए इसमें से जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP। तो ये जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है यही मेल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, अलो करता है मल्टीमीडिया फाइल को हम लोग डिलीवर कर पाए एज एन ईमेल। अगला क्वेश्चन हमारा कि जो बेसिक आर्किटेक्चर है हमारा कंप्यूटर का उसको किसने डेवलप किया था। तो कुछ ऑप्शन हैं आपके सामने, मगर इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जॉन वन न्यूमैन ने किया था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। अगला था, इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर इंटरिंग अ फॉर्मूला इन सेल। ओके, तो एक्सेल को हमने कहना है कि हम फॉर्मूला एंटर करने वाले हैं आप में, तो वी मस्ट हमें किस चीज़ से उसको शुरू करना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। तो जो इसका सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इसमें हम लोग इज इक्वल्स टू डालते हैं, उसके बाद हम अपना फॉर्मूला एंटर करते हैं एक्सेल में जा करके। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी जनरेशन्स अ कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड। एक कंप्यूटर को हम लोग कितनी जनरेशन में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो टोटल देखिए, लेकिन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट, यानी 5 जनरेशन में हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है तो आप जान लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके आप देख सकते हैं इजीली से इसको। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस चीज़ पे बेस्ड है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो बेस्ड है, और इसकी डेवलपमेंट अभी भी हो रही है, जैसे कि आज के टाइम पे लोग वॉइस रिकग्नाइजेशन पे काम कर रहे हैं और जिसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहे हैं कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो किस चीज़ पे बेस्ड थे, कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो थे एक्चुअली में वो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड हुआ करते थे। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम लोग, क्या है ये। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड हुआ करते थे, ठीक है। और मैग्नेटिक ड्रम्स ये लोग यूज़ करते थे अपनी मेमोरी के लिए। एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होते थे चलाना ये, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे ये लोग उस टाइम पे, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में और ये रिलाई क्या करते थे कि इसमें मशीन लैंग्वेज पे, और इसको लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये लोग समझते थे। और कोई भी काम करने के लिए एक्चुअली में ये लोग ना सिर्फ एक ही काम एक साइमल्टेनियसली ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, एक वक्त पे सिर्फ एक काम करते थे। और इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल इनसे किया जाता था। इसकी एग्जांपल्स अगर पूछेगा कोई क्वेश्चन में, एग्जांपल्स इसकी क्या है, जैसे कि यूनिवैक या
इनैक, ये जो हमारी एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी जनरेशन में यूज़ किया गया था, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन। तो इसमें ऑप्शंस में हमारे पास हैं, लेकिन ये 4th जनरेशन में यूज़ किया गया था। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर वो कह रहा है आपको 4th जनरेशन में लाया गया था, एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को जोड़ा गया और बिल्ड इनटू अ सिंगल सिलिकॉन चिप्स में। बट इज द फर्स्ट जनरेशन फील्ड इन एंटायर रूम, कह रहे हैं कि पहली वाली जो जनरेशन के कंप्यूटर थे वो एक पूरे रूम में आते थे, बट अब ये कंप्यूटर 4th जनरेशन में आकर के इतना हो गया कि आप इसे अपनी हथेली में रख सकते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल दे रहा है वो इंटेल 4004, जिसको डेवलप किया गया था 1971 में। ओके जी, और इसमें यूज़ किया ये यहाँ पे फ्रॉम ऑल CPU एंड मेमोरी इनपुट, ये सारी चीज़ें इनको सिंगल चिप में यूज़ किया जा रहा है। चलिए, दिस स्मॉल कंप्यूटर जो थे ये बहुत पावरफुल थे और ये बहुत सारे नेटवर्क्स में इवेंचुअली काम करते थे। ठीक है, अगले चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। इसमें अगला कह रहे हैं कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो किस चीज़ से मिलकर के बने थे। तो इसका सही जवाब है हमारा ट्रांजिस्टर से। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली में ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस किया था वैक्यूम ट्यूब्स को। हमने पढ़ा जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पे काम करते थे, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर एक्चुअली में ट्रांजिस्टर्स पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो इन ट्रांजिस्टर्स को इन्वेंट किया गया था साल 1947 में, बट डिड नॉट सी वाइड स्प्रेड, ये ज़्यादा देखे नहीं गए अंटिल 1950 तक। और ट्रांजिस्टर जो थे वाज फार सुपीरियर टू द वैक्यूम ट्यूब्स, ये ट्रांजिस्टर जो थे ये ज़्यादा बेहतर थे वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो थे अब ये पहले वाले कंप्यूटर से और ज़्यादा स्मार्टर, चीपर और रिलायबल थे, ज़्यादा एफिशिएंट थे काम करने में, जो कि हर जनरेशन के साथ इसमें डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन होती रही। चलिए आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज ए नॉन वोल्टाइल मेमोरी, इनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो नॉन वोल्टाइल मेमोरी है। मेमोरीज के नाम आपके सामने है और इसमें जो सही है वो है रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, हम इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं। रोम जो है एक्चुअली में नॉन वोल्टाइल मेमोरी है और इसका मतलब रीड ओनली मेमोरी या फ्लैश मेमोरी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और जानना है तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर का पहला क्वेश्चन हमारा, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सितार। फादर ऑफ सितार किसको कहा जाता है। 4 ऑप्शन सामने हैं, वो सही जवाब है इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिनाउंड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग के फील्ड में इन सब में फेमस कौन है, तो वो है राजा रवि वर्मा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन है और आपको कुछ मैच करना है इसमें आर्टिस्ट को और उनके आर्ट के साथ। तो जैसे उस्ताद अलाउद्दीन खान, हेमा मालिनी, ओके, तो इसी तरह से बिरजू महाराज या पंडित शिव कुमार शर्मा, और इनके कुछ आर्ट्स दिए हुए हैं। तो आपको कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं यहाँ पे, तो देखिए आप अपने ऑप्शंस, ये आपके ऑप्शंस हैं और इसमें जो सही जवाब रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कि जो हमारे उस्ताद अलाउद्दीन खान है वो सरूद में फेमस है, हेमा मालिनी जो भारतीय नाट्यम में फेमस है, इस तरह से बिरजू महाराज जो है वो कथक डांस में फेमस है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द मेजर एरिया वेयर द गरबा डांस इज कॉमन। वो कौन सा एरिया जहाँ पे गरबा डांस जो बहुत पॉपुलर है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड है, गुजरात। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि विच हैज़ बीन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ पंडित भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी की कौन सी फील्ड थी इनमें से। तो इसमें जो हमारा सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्लासिकल म्यूजिक में वो फेमस थे, वोकल में। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द डांस फ्रॉम मोहिनी आत्म डेवलप। मोहिनी आत्म कहाँ पे डेवलप हुआ ये, तो ये क्वेश्चन, और इसका जो राइट जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, केरला। देखिए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मार्शल डांस। ठीक है, तो कौन सा वो, तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही है, वो हमारा चाऊ ऑफ मयूरभंज। यामिनी कृष्णमूर्ति फेमस हैं कौन से स्टाइल ऑफ डांसिंग के लिए। तो इस जो सही जवाब है हमारा भारतीय नाट्यम के लिए फेमस है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इंडियन डांसर हैं भारतीय नाट्यम के, और कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ डांसिंग। ठीक है, जो भारतीय नाट्यम जो है वो एक्चुअली में एक मेजर फॉर्म इंडियन क्लासिकल डांस का है और इसकी ओरिजिन हुई थी तमिलनाडु में। ठीक है, साउथ इंडिया में तमिलनाडु में भारतीय नाट्यम की ओरिजिन हुई थी। चलिए हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज रिनाउंड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो इनमें से किसको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए ज़्यादा जाना जाता है, वोकल के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है पंडित जसराज। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। पंडित जसराज जो है वो इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे जो कि मेवाटी घराना से बिलोंग करते थे। कौन सा घराना पूछेंगे तो मेवाटी घराना। ठीक है, शोभाना नारायण इज अ फेमस कथक डांसर। तो दूसरे जो है शोभाना नारायण कथक डांसर है। माधुरी शानमुख वायडू जो वो इंडियन कार्नाटिक सिंगर थे तमिलनाडु के। और MS जो गोपाल कृष्णा है वो एक वायनोलिस्ट थे इन द फील्ड ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक। कार्नाटिक म्यूजिक इंस्टीट्यूट से कि आज के टाइम पे कर्नाटक का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज वेल नाउन फॉर एम्ब्रॉयडरी फॉर्म ऑफ चिकन करी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे लखनऊ। कौन है फेमस? लखनऊ, ठीक है। चिकन करी के लिए फेमस कौन है? लखनऊ। और ये ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ लखनऊ है। इट इज़ वन ऑफ द लखनऊ बेस्ट नाउन टेक्सटाइल डेकोरेशन स्टाइल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ मैच तो फॉलोइंग करना है आपको। देखिए जैसे हीर सॉन्ग दिख रहा है आपको, ऑप्शंस में बंगाल दिख रहा होगा, इसी तरह से आपको बाकी भी अन्य ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको इसका मैच करना है, देखना है कि इनमें से इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग जो यहाँ पे इज़ नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ द ओडिसी स्टाइल ऑफ डांस। इनमें से कौन से जो डांसेस हैं इनमें जो है ओडिसी स्टाइल जो है वो नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन जो बी, ठीक है। ये जो है जिनका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम जो है ये ओडी डांस नहीं करते हैं। तो थोड़ा जान लेते हैं कि एक्चुअली में कौन सा डांस करते हैं। तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो इंडियन क्लासिकल भारतीय नाट्यम डांसर हैं। तो कौन से भारतीय नाट्यम डांसर करते हैं? पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। अब एक और ऑप्शन था इसमें संजुक्तला, ये जो है ये फॉर मोस्ट एक्सपोनेंट है इंडियन क्लासिकल डांस ऑफ ओडिया के। सोनल जो है वो भी क्लासिकल डांसर हैं, ठीक है, गुरु भारतीय नाट्यम के ओडी डांसिंग स्टाइल के। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी स्ट्रिंग्स आर ऑन अ सरूद। एक सरूद पे कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं? तो इसके लिए जो हमारा सही जवाब है हमारा 19 है। तो टोटल 19 स्ट्रिंग्स होती हैं। एक बार सरूद के बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। सरूद जो है वो एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं मेनली हिंदुस्तानी म्यूजिक में ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो कन्वेंशनल सरूद था उसमें 17 से लेके यानी 17 से लेके 25 तक स्ट्रिंग हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पे कितनी है? यहाँ पे आज के टाइम पे 19 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पेयर इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है? तो देखिए इसे अमीर खुसरो को सरूद से जोड़ रहे हैं वो, ठीक, अल्लाह रखा को तबला से, इसी तरह से उत्पल दत्त को फिल्म से। तो देख लीजिए तो इसका जो सही जवाब है हमारा ये है, ये गलत है, ठीक है। तो थोड़ा जानते हैं कि अमीर खुसरो किसके लिए फेमस थे। अमीर खुसरो में एक्चुअली में इंडो पर्शियन सूफी थे, सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, पोइट थे और स्कॉलर थे जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे रहते थे। खुसरो जो है खुसरो इज़ क्रेडिटेड फॉर द इन्वेंशन ऑफ सितार। तो ये सितार के लिए फेमस है रादर देन सरूद के। अमजद अली खान जो थे वो कौन से इंस्ट्रूमेंट में फेमस थे? तो इसका सही आंसर है सरूद में वो फेमस थे, ठीक है। तो इनको उस्ताद अमजद अली खान करके बुलाया जाता है। उस्ताद अमजद अली खान जो थे वो क्लासिकल सरूद प्लेयर थे जो अपने फॉर बेस्ट साउंड फॉर इज क्लियर एंड फास्ट जो ये डांस के लिए जाने जाते थे। ये वाज अवार्डेड इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें मिला था। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण जो उन्हें साल 2001 में मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर जो वो करेक्ट नहीं है? तो जो गलत है वो बताना है। तो गलत है हमारा ऑप्शन नंबर सी निखिल बनर्जी के लिए। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। एक्चुअली में निखिल बनर्जी क्या करते थे। निखिल बनर्जी थे पंडित निखिल, ठीक है। रंजन बनर्जी वाज एन इंडियन क्लासिकल, वो सितारिस्ट थे, ओके। तो मिहार घराना से वो बिलोंग करते थे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन रहेगा इब्राहिम अल काजी इज़ अ वेल नाउन पर्सनैलिटी फ्रॉम द फील्ड ऑफ। तो इब्राहिम अल काजी कौन सी फील्ड से ये जाने जाते हैं? तो इनका जो सही आंसर हुआ है थिएटर से जाने जाते हैं ये, ठीक है। तो साल 1925 में ये पैदा हुए थे और इनका देहांत तो 2020 में हो गया था। ये इंडियन थिएटर के डायरेक्टर और ड्रामा के टीचर भी थे, ठीक है। रॉयल अकेडमी ड्रामिक आर्ट इन लंदन से यहाँ पे ट्रेंड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेज इज एसोसिएटेड विद राजस्थान। इनमें से कौन सा फोक डांस है जो राजस्थान से एसोसिएट करता है? तो वो है हमारा सुशीनी। सुशीनी एक्चुअली में एक फॉर्म ऑफ डांस है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वाज इंट्रोड्यूस बाय द भील ट्राइब एंड लेटर अडॉप्ट इसको किया था बाय द रॉयल कम्युनिटीज ऑफ राजस्थान इंक्लूडिंग जैसे कि राजपूत से। ये जो राउफ इज़ अ फोक डांस विच ओरिजिनेटेड इन मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ कश्मीर। और जो झोरा है वो डांस है वो जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो ये विधि है ये फेमस डांस है हमारा आंध्र प्रदेश का। तो ये जो अलग अलग डांसेज थे उनकी हिंट्स हमने पढ़ ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक ट्राइब डांसेज इज एसोसिएटेड विद कर्नाटका। इनमें से कौन सा डांस है जो कर्नाटका से बिलोंग करता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है हमारा यक्षगाना, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा इस डांस के बारे में। एक्चुअली में यक्षगाना डांस ड्रामा इज एसोसिएटेड विद कर्नाटका से ही एसोसिएट करता है। ट्रेडिशनली प्रेजेंट हुआ करता था फ्रॉम डस्क टू डान। विधि भागवतन जो ये फेमस डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश का। जात्रा जो है ये फेमस है एंटरटेनमेंट के लिए उड़ीसा के लिए। और जोहरा जो डांस है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का डांस। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर ऑन द सरूद। सरूद के ऊपर कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 19। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं।
तो एक्चुअली में सरूद क्या है, एक स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता था हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये जो कन्वेंशनल सरूद होता था इसमें टोटल 17 से लेकर 25 तक स्ट्रिंग हुआ करती थी। ओके, तो आज के टाइम पे कितनी हो गई, 19 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट। कुछ पेयर्स हैं आपके सामने और इनमें से कौन सा गलत है ये बताना। ठीक, तो देखिए इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अमीर खुसरो। तो देखते हैं वो किसके लिए फेमस थे, सरूद के लिए वो फेमस तो नहीं थे, तो किसके लिए फेमस थे वो। तो कह रहे वो कि अमीर खुसरो जो है वो क्या थे, इंडो पर्शियन सूफी सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, पोइट थे, स्कॉलर थे, और जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इंडिया में रहते थे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे खुसरो जो थे उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इन्वेंशन करी थी सितार की। ठीक है, तो किसके लिए फेमस है, सितार के लिए रेदर देन सरूद के लिए। सरूद के लिए फेमस नहीं है, तो ये गलत होगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि द केव्स एंड द रॉक्स कट टेम्पल्स एट अलोरा आर। तो कौन से हैं वो जो अलोरा में आपको मिलते हैं केव्स, वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, यानी हिंदू एंड बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट और जैन हैं, हिंदू जैन हैं, या हिंदू बुद्धिस्ट जैन हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट के भी और जैन के भी। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं कि जो इलोरा के केव्स हैं, इलोरा इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी आज के टाइम पे, जो कि औरंगाबाद में, औरंगाबाद कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आता है। और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल केव कम्प्लेक्स जो वर्ल्ड में, हिंदू रॉक कट केव टेम्पल्स में इस दुनिया में नंबर 1 पे आता है। तो इसी में साथ साथ में यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट और जैन मॉन्यूमेंट्स भी दिखेंगे। ठीक है, इसका जो पीरियड है लगभग 600 से लेके 1000 BC तक का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ द अकबर वाज। आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा, तो तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या था, ये फुल नेम उनका क्या था। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राम तन्नू पांडे। चलो इसके बारे में जानते हैं, राम तन्नू पांडे के बारे में। तो कह रहे कि ओरिजिनल नेम जो था तानसेन का वो था राम तन्नू पांडे, एंड ही वाज अ प्रोमिनेंट फिगर जो थे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के थे। उन्होंने ही लर्न एंड परफेक्टेड हिज आर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन। उन्होंने नॉर्थ वेस्ट रीजन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, जो आज के टाइम पे मॉडर्न मध्य प्रदेश है। तानसेन जो थे वन ऑफ द 9 जेम्स जो नवरत्न थे अकबर के, उनमें से एक थे। ठीक है, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे और आर्टिस्ट थे अकबर की कोर्ट में। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्टर प्लेड द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द फिल्म गांधी। आपने फिल्म गांधी का नाम सुना होगा या कभी देखी होगी, उसमें कौन से एक्टर हैं जिन्होंने गांधी जी का रोल प्ले किया। दोस्तों वो थे हमारे बेन किंग्सली। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। एक्चुअली में इनका ओरिजिनल नेम है कृष्णा भांजी। ये 1943 इंग्लैंड में पैदा हुए थे। इनके फादर साहब गुजराती थे और जो मदर थी वो ब्रिटिशर थे। अब इनको ब्रिटिश एक्टर बोलते हैं। रिकॉग्नाइज प्लेइंग अ वाइड रेंज ऑफ रोल्स इंक्लूडिंग, जैसे उन्होंने टाइटल कैरेक्टर गांधी का भी उन्होंने रोल प्ले किया था, महात्मा गांधी जी का। उनको अकेडमी अवार्ड्स भी मिले हैं। ठीक है, 1983 में गांधी इज़ ए वन 1982 पीरियड बायोग्राफिकल फिल्म जो थी वो महात्मा गांधी की बायोग्राफी पे बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 359 ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो सस्पेंड कर पाए राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन ये कौन सी इमरजेंसी लगी होगी जब हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है। तो आपके पास ऑप्शन स्क्रीन पे अवेलेबल है, मगर जो इसका सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट के पास ये हक होता है कि वो ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है हमें फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को, जब हमने उनको फुल स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन बना दिया हमें। तो पहले कौन सा था, पहले हमने किसको बनाया था। तो ये देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से किसको बनाया गया पहले। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। सबसे पहले नागालैंड, देन हरियाणा, देन सिक्किम और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा मिला। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम लोग कि नागालैंड को स्टेट बनाया गया था 1963 में, हरियाणा को 1966 में, सिक्किम को 75 में और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन आस्क अ मेंबर ऑफ हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर को वो कह सकते हैं बोलने के लिए। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, जब स्पीकर एक बंदे को बोलता है कि आप 2 मिनट के लिए खामोश रहिए, दूसरे वाले को बोलेगा कि आप बोलिए, तो इसे क्या कहते हैं। तो इसके पास ऑप्शंस आपके पास सामने हैं, मगर इसे बोलेंगे यील्ड द फ्लोर, यील्डिंग द फ्लोर। इसमें वो एक बंदे को कहेंगे आप चुप रहिए, दूसरे को मतलब 2 मिनट के लिए चुप रहिए, दूसरा बोलेगा। तो देखिए इसमें कुछ है, हम पढ़ ले सकते हैं इसको कि किसमें यहाँ पे किस का मतलब क्या है, यील्डिंग द फ्लोर का मतलब क्या, क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब क्या है, और पॉइंट ऑफ ऑर्डर और कॉलिंग अटेंशन मोशन किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वाज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट को इंक्रीज किया गया, कि पहले 525 होती थी तो बाद में 545 कर दी गई। तो वो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट था, तो कौन सी अमेंडमेंट थी वो। तो देखिए हमारी वो अमेंडमेंट थी, डी ऑप्शन सही रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 31 थी। तो
तो जो 31st अमेंडमेंट के बाद हमारी जो सीट्स थी वो 525 से बढ़ा करके वो उनको बढ़ा करके 545 पे लेके गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट बैकवर्ड जो क्लास कमीशन था उसको कब अपॉइंट किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास सामने हैं, मगर हम इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है काका कालेकर। देखिए इसके बारे में भी डिटेल जाननी है तो देख सकते हैं आप। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का डिफेक्शन के ग्राउंड पे वो कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में बताया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10th शेड्यूल में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल है, जिसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट के थ्रू, जो हुई थी 1985 में, इसमें एक प्रोविज़न है डिस्क्वालिफिकेशन का, अगर डिफेक्शन होएगी तो उसके बेसिस पे। अब 11th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 73rd अमेंडमेंट के थ्रू, वो साल था 1992 का, जिसमें पंचायती राज आता है। 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का जो गेव करता है एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इट कंटेंस 3 लिस्ट, इसमें 3 लिस्ट हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट जिसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट्स हैं, और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स। आगे चलेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या है? 12th शेड्यूल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74th, और साल था 1992, इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो सवाल पे फिर से आते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि डिफेक्शन कौन से शेड्यूल में आती है, तो डिफेक्शन हमारी 10th शेड्यूल में आती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। द प्रोविज़न ऑफ कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट हमने पढ़ ली, कंकरेंट लिस्ट। द प्रोविज़न ऑफ कंकरेंट लिस्ट जैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर बारोड फ्रॉम। ये हमने कंकरेंट लिस्ट का, फ्रीडम ऑफ ट्रेड का, कॉमर्स का, इन सारी चीज़ों को, या जॉइंट सिटिंग के जो प्रोसीजर्स लिए हमने पार्लियामेंट में, ये हमने कहाँ से लिए? कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जान लेते हैं। हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक्चुअली में लिया क्या है? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन, फ्रीडम और इंटर स्टेट रिलेशन, कॉमर्स, इंटरकोर्स आइडिया एंड ऑन द कंकरेंट लिस्ट। ये सारी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। वहीं पे कुछ चीज़ें हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन से भी ली हैं, कुछ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, और कुछ एरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, आप पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 169 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल 169 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द प्रोविजंस फॉर द एबोलिशन और द क्रिएशन ऑफ। जो 169 आर्टिकल है एक्चुअली वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल्स। ठीक है, इसके बारे में ये बात करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स जो है वो आर्टिकल 169 में आती है, और आर्टिकल 81 स्पेसिफाई करता है कि नंबर ऑफ सीट्स फॉर द लोकसभा, कि लोकसभा में कितनी सीटें एलोकेशन की जाएगी। और आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 80 जो है वो स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो डील करता है स्पेशल प्रोविजंस टू द SC, ST, OBC एंड एंग्लो इंडियंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसमें कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इन सब लोगों के साथ डील करता है? ठीक, तो देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं, मगर इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ये है, पार्ट 16। ठीक है, तो पार्ट 16 डील करता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम लोग। जो पार्ट 16 है, पार्ट 16 जिसमें आर्टिकल 330 से लेके 342 तक आते हैं, वो डील करता है किसके साथ? विद स्पेशल प्रोविजंस टू सर्टन क्लासेस के तक। जैसे पार्ट 6 जो है वो प्रोविजन स्टेट्स के साथ डील करता है, पार्ट 18 जो है वो इमरजेंसी के साथ डील करता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है वो आपको कि इंटर स्टेट काउंसिल, जिसके बारे में सुना होगा आपने बहुत बार, इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश की गई थी साल 1990 में, और ये किसने रिकमेंड करी थी? ठीक है, कौन सा कमीशन था जिसने रिकमेंड करी कि ऐसी कोई इंटर स्टेट कमेटी होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, तो थोड़ा इस कार्य कमीशन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। चलिए, इंटर स्टेट जो काउंसिल था वो स्टैब्लिश की गई थी 1990 में, और इसमें रिकमेंडेशन दी थी इस कार्य कमीशन ने। ये कमीशन 1983 को शुरू हुआ था, और ये 1987 को इसकी जो स्टडी जो थी वो कंप्लीट हो गई थी, जो भी इन्होंने रिकमेंडेशन देनी थी, जो भी इनका काम था। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो इंडिया के हैं उनको रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से। जिस तरह से किसको रिमूव किया जा सकता है? हाई कोर्ट के जज को, प्राइम मिनिस्टर को, या सुप्रीम कोर्ट के जज को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो कह रहे हैं कि इन दोनों को इसी तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, इनके ऑफिस से हटाया जा सकता है, जिस तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रोसीजर है, अ प्रोसीजर वेयर बाय अ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज रेफर टू अ इलेक्टोरेट्स फॉर द सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट इज कॉल्ड। तो एक इस तरह का प्रोसीजर जहाँ पे प्रपोज किया जाता है लेजिस्लेशन को, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कि रेफरेंडम। अब क्या होता है रेफरेंडम? थोड़ा सा इन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं हम लोग।
रेफरेंडम वो होता है अ पब्लिक वोट विद अ पॉसिबली लीगली बाइंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो उसके बाद अगला था हमारा ऑप्शन रीपेट्रेशन का मतलब होता है सेंडिंग बैक समवन हिज कंट्री, तो हम किसी बंदे को फिर से उसकी कंट्री में ओरिजिन में भेज देंगे, जैसे कि कोई इलीगल माइग्रेशन करके या प्रिजनर वार बंदा आया था तो उसे भेज देंगे। अगला वाला हमारा था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मॉडर्न टाइम में हम लोग जो देख रहे हैं कॉमनली जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो जहाँ पे इवन दो द पीपल डू नॉट डायरेक्टली वोट ऑन एक्चुअल इशूज एंड लॉज बट सरेंडर द राइट ऑफ द ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि हमारे इंडिया में हम लोग सीधा अपनी किसी भी इशू पे जाकर के डिस्कस नहीं कर सकते, हम लोगों ने कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर के हमारी बात करते हैं। हालांकि वो अलग बात है, वो बातें इस बारे में नहीं कर रहे। अगले देखते हैं हम लोग रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब था डिफाइंड बाय समवन सोर्स एज सिंपली एज डेमोक्रेसी। रिपब्लिक का भी कभी ना कभी यही मतलब होता है डेमोक्रेसी, बट यहाँ पे क्या होता है बट अदरवाइज लूजली डिस्क्राइब एज अ फॉर्म ऑफ एक्चुअली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे इन वर्ड डीड रूल इज कंस्टेंट बाय द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इज नॉट सेलेक्टेड बाय फ्यू। यहाँ पे कोई सिलेक्टेड बाय फ्यू के थ्रू नहीं होगा बल्कि किसी इंस्टीट्यूशन से ही होगा ये। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है आपसे कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द एलिमेंट्री एजुकेशन मेड अ फंडामेंटल, ठीक है। तो जो आर्टिकल 21A के अंदर आप सुनते हैं कि एजुकेशन जो है वो आपकी फंडामेंटल हक है, तो आपसे एजुकेशन लेने का आपको छीन नहीं सकता। वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। तो 2002 में ऐसा हुआ था। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में हुई थी, उसमें राइट टू एजुकेशन दिया गया था। जब तक आप 14 साल के होंगे तब तक हर बंदे को एजुकेशन मिलना चाहिए। और 81 अमेंडमेंट जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो 2002 में हुई थी, जिसने एसटी और एससी की रिजर्वेशन की बात की थी, ठीक है। उसके बाद अगला था 88th अमेंडमेंट जो बात कर रही थी, एक्सटेंड कर रही थी सिक्योरिटी कवर टू फॉर द लेवी एंड यूटिलाइजेशन सर्विस टैक्स के बारे में। और 1906 जो अमेंडमेंट हुई है उसने ऐड कर दिया वो एक वर्ड जो ओडिया हुआ करता था उसको आप ओडिया बना दिया, ठीक है। तो ये कुछ अमेंडमेंट थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंडर द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, हमने फंडामेंटल राइट के बारे में सुना होगा, तो फंडामेंटल राइट्स में जो राइट है 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, हैज़ बीन डिनाइज सेम टू। इसको डिनाइज किस किया जाता है, जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 में राइट है एलियंस की तरह, यानी कि यूएन चैप्टर जो फंडामेंटल राइट्स का राइट अंडर 15, 16, 17, 19 एंड 30 हैज़ बीन डिनाइज द सेम टू द एलियंस, ठीक है जी। ये किसको एलियंस को डिनाइज किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। आप अपने हिसाब से अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, किसी भी भगवान को मान सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल आपको कहता है कि ये हक आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये आर्टिकल आपका 26 कहता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। आर्टिकल जो 25 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की ये बात करता है। तो एक्चुअली में फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमारे 4 आर्टिकल्स आते हैं, 25, 26, 23 और 28। तो जो 25 वाला कह रहा है वो आपसे ये कहता है कि पार्टिकुलर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ द कंसाइज एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, जो भी मतलब जो आपकी मर्जी है। फिर दूसरा कह रहा है कि आपको अपने रिलीजियस अफेयर जो है वो मेंटेन करने की हक है, मैनेज करने की हक है। आर्टिकल 27 वो कह रहा है कि एज अ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन एनी पर्टिकुलर रीजन द स्टेट ऑफ आर्टिकल, आप किसी को भी टैक्स दे सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी को भी पैसा दो। इन दिस आर्टिकल, इसमें वो आपको कह रहा है आर्टिकल इंक्लूड फ्रीडम एज टू अटेंड, आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या इंस्ट्रक्शंस को जा करके अटेंड कर सकते हो। कोई भी आपको अगर भक्ति के साथ सुनने हैं, कहीं पे अजान सुननी है, कहीं पे गुरुबानी सुननी है, आपको हक है, आप कहीं पे भी जाके सुन सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो इंडिया के हैं उनको रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से। जिस तरह से किसको रिमूव किया जा सकता है, हाई कोर्ट के जज को, प्राइम मिनिस्टर को, या सुप्रीम कोर्ट के जज को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो कह रहे हैं कि इन दोनों को इसी तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, इनके ऑफिस से हटाया जा सकता है जिस तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रोसीजर है, अ प्रोसीजर वेयर बाय अ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज रेफर टू अ इलेक्टोरेट्स फॉर द सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट इज कॉल्ड। तो एक इस तरह का प्रोसीजर जहाँ पे प्रपोज किया जाता है लेजिस्लेशन को, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कि रेफरेंडम। अब क्या होता है रेफरेंडम, थोड़ा सा इन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं हम लोग। रेफरेंडम वो होता है अ पब्लिक वोट विद अ पॉसिबली लीगली बाइंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो उसके बाद अगला था हमारा ऑप्शन रीपेट्रेशन का मतलब होता है सेंडिंग बैक समवन हिज कंट्री, तो हम किसी बंदे को फिर से उसकी कंट्री में ओरिजिन में भेज देंगे, जैसे कि कोई इलीगल माइग्रेशन करके या प्रिजनर वार बंदा आया था तो उसे भेज देंगे। अगला वाला हमारा था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मॉडर्न टाइम में हम लोग जो देख रहे हैं कॉमनली जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो जहाँ पे इवन दो द पीपल डू नॉट डायरेक्टली वोट ऑन एक्चुअल इशूज एंड लॉज बट सरेंडर द राइट ऑफ द ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि हमारे इंडिया में हम लोग सीधा अपनी किसी भी इशू पे जाकर के डिस्कस नहीं कर सकते, हम लोगों ने कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर के हमारी बात करते हैं। हालांकि वो अलग बात है, वो बातें इस बारे में नहीं कर रहे। अगले देखते हैं हम लोग रिपब्लिक का मतलब था डिफाइंड बाय समवन सोर्स एज सिंपली एज डेमोक्रेसी। रिपब्लिक का भी कभी ना कभी यही मतलब होता है डेमोक्रेसी, बट यहाँ पे क्या होता है बट अदरवाइज लूजली डिस्क्राइब एज अ फॉर्म ऑफ एक्चुअली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे इन वर्ड डीड रूल इज कंस्टेंट बाय द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इज नॉट सेलेक्टेड बाय फ्यू। यहाँ पे कोई सिलेक्टेड बाय फ्यू के थ्रू नहीं होगा बल्कि किसी इंस्टीट्यूशन से ही होगा ये। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है आपसे कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द एलिमेंट्री एजुकेशन मेड अ फंडामेंटल, ठीक है। तो जो आर्टिकल 21A के अंदर आप सुनते हैं कि एजुकेशन जो है वो आपकी फंडामेंटल हक है,
तो आपसे एजुकेशन लेने का आपको छीन नहीं सकता। वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया? ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। तो 2002 में ऐसा हुआ था। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में हुई थी, उसमें राइट टू एजुकेशन दिया गया था। जब तक आप 14 साल के होंगे तब तक हर बंदे को एजुकेशन मिलना चाहिए। और 81 अमेंडमेंट जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो 2002 में हुई थी, जिसने एसटी और एससी की रिजर्वेशन की बात की थी। ठीक है, उसके बाद अगला था 88th अमेंडमेंट जो बात कर रही थी, एक्सटेंड कर रही थी सिक्योरिटी कवर टू फॉर द लेवी एंड यूटिलाइजेशन सर्विस टैक्स के बारे में। और 1906 जो अमेंडमेंट हुई है उसने ऐड कर दिया वो एक वर्ड जो ओडिया हुआ करता था उसको आप ओडिया बना दिया। ठीक है, तो ये कुछ अमेंडमेंट थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंडर द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, हमने फंडामेंटल राइट के बारे में सुना होगा। तो फंडामेंटल राइट्स में जो राइट है 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, हैज़ बीन डिनाइज सेम टू, इसको डिनाइज किस किया जाता है? जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 में राइट है एलियंस की तरह, यानी कि यूएन चैप्टर जो फंडामेंटल राइट्स का राइट अंडर 15, 16, 17, 19 एंड 30 हैज़ बीन डिनाइज द सेम टू द एलियंस। ठीक है जी, ये किसको? एलियंस को डिनाइज किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। आप अपने हिसाब से अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, किसी भी भगवान को मान सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल आपको कहता है कि ये हक आपसे कोई छीन नहीं सकता? ये आर्टिकल आपका 26 कहता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। आर्टिकल जो 25 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की ये बात करता है। एक्चुअली में फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमारे 4 आर्टिकल्स आते हैं, 25, 26, 23 और 28। जो 25 वाला कह रहा है वो आपसे ये कहता है कि पर्टिकुलर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ द कंसाइज एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, जो भी मतलब जो आपकी मर्जी है। फिर दूसरा कह रहा है कि आपको अपने रिलीजियस अफेयर जो है वो मेंटेन करने की हक है, मैनेज करने की हक है। आर्टिकल 27 वो कह रहा है कि एज अ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन एनी पर्टिकुलर रीजन इन द स्टेट ऑफ आर्टिकल, आप किसी को भी टैक्स दे सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी को भी पैसा दो। इन दिस आर्टिकल, इसमें वो आपको कह रहा है आर्टिकल इंक्लूड फ्रीडम एज टू अटेंड, आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या इंस्ट्रक्शंस को जा करके अटेंड कर सकते हो। कोई भी आपको अगर भक्ति के साथ सुनने हैं, कहीं पे अजान सुननी है, कहीं पे गुरुबानी सुननी है, आपको हक है, आप कहीं पे भी जाके सुन सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। सिक्किम वाज मेड अ फुल फ्लैज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सिक्किम को हमारा इंडिया का फुल स्टेट बना दिया था यूनियन ऑफ इंडिया की कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी? ये तो सब जानते हैं कि साल 1975 था, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है 36 अमेंडमेंट जो 1975 में हुई थी। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं अमेंडमेंट्स के बारे में। जो 35th अमेंडमेंट हुई थी 1975 में, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द सिक्किम इनटू द यूनियन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन थी 35th में। और 37th में क्या था कि लेजिस्लेचर फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी 37th के थ्रू। 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इनहेंस की गई थी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर्स। ठीक है, कि ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, तो उनको पावर्स दी गई थी। और 36 के थ्रू सिक्किम को इंडिया की फुल फ्लैज यूनियन बना दिया गया था। ठीक है, फुल फ्लैज हमारी स्टेट बना दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने फजल अली कमीशन के बारे में सुना होगा। फजल अली कमीशन को अपॉइंट किया गया था दिसंबर 1953 में, ताकि वो कंसिडर कर पाएँ क्वेश्चन जो कि स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने की बात कर रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने क्या एक्सेप्ट किया था? ठीक है, अब मतलब सीधे शब्दों में पूछ रहा है कि फजल अली कमीशन जो था उसने उसको अपॉइंट किया था साल 1953 में। तो उसने स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर के क्या कहा था? तो उसने एक्सेप्ट किया था थर्ड कि फजल अली कमीशन ने अपॉइंट किया गया था, जिसको 1953 में उसने कंसिडर किया था क्वेश्चन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट द लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट। की लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स बनाई जाएंगी वो बनाई जानी चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर उसने रिकमेंडेशन दी थी। चलिए स्टेट ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को कब फॉर्म किया गया था? साल कौन सा था वो? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनको कब फॉर्म किया गया? तो इनको फॉर्म किया था, साल था 1972। ठीक है, तो क्या था ये? स्टेट ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, इनको फॉर्म किया गया 1972 में। और इनको बाद में इनको स्टेटहुड मिला था नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1972 के थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है when was the second backward class commission under the chairmanship of बीपी मंडल अपॉइंटेड? बहुत ही फेमस है ये बीपी मंडल कमीशन। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि when was the second backward commission जो अंडर बीपी मंडल कब अपॉइंट किया गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1979। तो इसमें क्या पूछा? सेकंड बैकवर्ड कमीशन जो था वो बीपी मंडल के थ्रू आया था, अपॉइंटेड 1979, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1979 बाय जनता पार्टी के थ्रू। उस टाइम के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है जी, और इसका काम था आइडेंटिफाई करेंगे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। व्हेन वाज द रिजर्वेशन ऑफ 27%? बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे सुनते हैं 27% जो रिजर्वेशन मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स में, फॉर द बैकवर्ड क्लासेस डिक्लेयर्ड द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया। ये कब डिक्लेयर किया गया कि जो रिजर्वेशन क्लासेस है, रिजर्व क्लासेस है, उनको 27% की रिजर्वेशन मिलेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा ए, साल था 1990 का। तो 7 अगस्त 1990 को नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि प्रोवाइड 27% रिजर्वेशन टू द सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेगी, वो चाहे वो सेंट्रल सर्विसेज और पब्लिक अंडरटेकिंग। इट वॉज डिक्लेयर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंस इंडिया। द ट्री विच सेंड्स डाउन रूट्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस टू द सॉइल इज नाउन एज। ऐसा वाला पेड़ जो कि अपनी रूट्स को अपनी ब्रांचेस से सॉइल की तरफ भेजता है, उसे क्या कहते हैं?
तो इसका सही जवाब है हमारा बनियन ट्री कहते हैं उसे। जो बनियन ट्री है वो अपनी जो जड़ें हैं वो टॉप से डाउन की तरफ भेजता है। अगला सवाल जानिए हमारा, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है वो किस चीज़ से बना होता है? कॉपर से, एल्युमिनियम से, लीड से या फिर टंगस्टन से? तो ये है हमारा जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी डी है, इसी से बना होता है। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि जैसे ब्रास गेट डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन एयर। ब्रास डिसकलर्ड हो जाता है कौन सी गैस की वजह से? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है बी, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। तो ओके, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल? ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा जो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड ही रहेगा? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये जेकेएसएसबी के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया जनरल साइंस से। तो देखिए हमारा ब्रोमीन जो है वो केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है हमेशा बी आर। तो ये एटॉमिक नंबर जिसका 35 है, इट इज़ द थर्ड हाईएस्ट हैलोजन, और ये है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी क्या रहता है, ये नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरोफिल इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग जो हमारा चेलेट कंपाउंड विच इज सेंट्रल मेटल। इसका सेंट्रल मेटल कौन सा होता है? तो इसका सेंट्रल मेटल हमारा बी, मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम जो है इसका राइट आंसर रहेगा। फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। इनमें से किसको पेंसिल में यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों वो ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है पेंसिल में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एंड एमलगम विद अदर मेटल्स। तो इनमें से कौन सा मेटल है? तो वो वाला मेटल है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी मर्करी। ऑल मेटल्स कैन फॉर्म एलगम विद मर्करी। तो नोटेबल एक्सेप्शन जो है जैसे कि आयरन हो गया, ये जो 2-3 मेटल्स हैं ये इनको छोड़ करके बाकी तो सारे ही। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केमिकल फार्मूला वाटर के लिए कौन सा है? ठीक है, तो ये सारे जानते हैं, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि केमिकल फार्मूला कौन सा होता है वाटर के लिए। तो वो है हमारा H2O, यही है हमारा केमिकल फार्मूला वाटर के लिए। द गैस यूजली फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो गैस फील की जाती है वो कौन सी गैस होती है जो इलेक्ट्रिक बल्ब में फील की जाती है? तो होती है हमारी नाइट्रोजन। वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। थोड़ी सी इसकी डिटेल जान लेते हैं एक बार हम लोग। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट कॉमन हाइड्रेट है सोडियम कार्बोनेट का, जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन के। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द ऑड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से ऐसा चूज करना है जो कि बाकी वालों से अलग है। तो क्या है, देखिए एक ऑप्शन है, मगर इसमें जो सही जवाब है हमारा है चिकन की, स्नेक, स्वान, क्रोकोडाइल या फ्रॉग, ये सारी चीज़ें अलग है। जानते हैं कि ऐसा क्यों है? रीज़न ये है कि ऑल चिकन को छोड़ के कैन लिव इन वाटर। ये सारी चीज़ें जो है चिकन को छोड़ करके बाकी सब पानी में रह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं कि चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें भी आपको अलग बताना इन सब में से अलग कौन है। जैसे कैप हो गया, टर्बन होगी, हेलमेट हो गया, व्हील हो गया और हैट हो गया। तो इन सब में से अलग है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जानते हैं ऐसा क्यों है? अब इन सब में से इसलिए है क्योंकि जो ऑल एक्सेप्ट व्हील कवर हेड, व्हील के बिना सारे जो है हेड को कवर करते हैं, बट ये सिर्फ फेस को कवर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेम इसी तरह सही है, और यहाँ पे बताने आपको ऑप्शन है जैसे कि कीवी हो गया, ईगल हो गया, हमारा ऑस्ट्रिच हो गया, एमो हो गया, पेंगुइन हो गया। इनमें सबसे अलग कौन है? तो सबसे अलग वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ईगल। ईगल अलग क्यों है? क्योंकि रीज़न इसका ये है कि ईगल को छोड़ करके बाकी सारे जो हैं वो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें भी अलग बताने आपको, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद और सामवेद। इन सब में अलग कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन, लेकिन आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी जो अलग है। जानते हैं ऐसा क्यों है? तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि सबको छोड़ करके जो आयुर्वेद है ये नेम है किसका? होली स्क्रिप्चर्स का। 24 वेद और 4 वेद हैं बाकी। जैसे आयुर्वेद इज अ ब्रांच ऑफ द मेडिसिन। आयुर्वेद किसकी ब्रांच है? मेडिसिन की। ठीक है, तो बाकी जो है सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, शिव, सामवेद और अथर्ववेद जो है ये 4 मेन वेद है। आज का हमारा आखिरी सवाल जो है वो है कि अब इनमें भी आपको अलग बताना है, जैसे कि कर्ड हो गया, बटर हो गया, ऑयल, चीज़ या क्रीम। तो इस सब में से अलग कौन सा है? तो अलग है, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी, जो ऑयल है वो अलग है। ऑयल अलग क्यों है? रीज़न ये है कि जो सारी चीज़ें हैं ऑल एक्सेप्ट ऑयल आर द प्रोडक्ट जो है हमें मिल्क से मिलता है। सिर्फ ऑयल जो है वो मिल्क से प्रोड्यूस हम नहीं कर सकते। तो इनमें जो भी ऑड नंबर है, ये जो भी ऑड लेटर है उसको बाहर निकालना आपने। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शंस में मिल रहा है स्विमिंग हो गया, सेलिंग हो गया, डाइविंग हो गया, ड्राइविंग हो गया। इन सब में से अलग कौन सा? तो इसमें से अलग आंसर हमारा डी। अभी क्यों है अलग? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है वो वाटर से रिलेट करती हैं, सिर्फ एक चीज़ जो ड्राइविंग है वो वाटर से रिलेट नहीं करती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको आउट वन या लेटर या जो भी चीज़ आपको ऑप्शन में दी हुई है जो भी अलग है उसे बाहर निकालना है। तो जैसे आपके पास ऑप्शन हैं और इसमें जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए आगे वाला बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे भी इसी तरह से आपको ऑड वन को आउट करना है।
तो इसमें जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ये इसीलिए है क्योंकि देखिए अगर आप इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि 5 + 2 + 0 करेंगे तो 7 बनेगा, 6 और 1 भी 7 होगा, 4 और 2 6 होगा, ठीक है। तो सेकंड राइट ऑफ द, ये जो आगे दिख रहा है आपको, और ये जो 4 + 7 जो 11 जो है नॉट द सेकंड राइट फ्रॉम, ठीक है। मतलब इन सारे ऑप्शन में देखोगे आप, जब भी आप इन्हें प्लस करोगे तो जो भी सेकंड वाला नंबर है, जो भी सेकंड वाला नंबर है वही बन रहा है। अब यहाँ पे देखोगे जो भी सेकंड वाला नंबर है, जैसे आप 5 और 2 को प्लस करोगे तो 7 बनेगा, 6 और 1 को प्लस कर रहे हो फिर से 7 बनेगा, 4 और 2 को प्लस कर रहे हो तो 6 बनेगा, लेकिन जब आप 4 और 7 को प्लस करते हो तो यहाँ पे 11 बन जाता है, लेकिन बनना चाहिए था 2, तो इसीलिए इस हिसाब से ये अलग होगा और ये हमारा सही जवाब भी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें भी इसी तरीके से बताना है आपको कि अलग कौन सा रहेगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी है, वो सही रहेगा। तो चलिए आपको ढूंढना है कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए चलिए हम इसको जानते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये बी ही सही जवाब क्यों है। तो आप एक बार अपने ऑप्शन को देख लीजिए, आपके ऑप्शन है। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है वो आपको कि आपका था 626, तो 626 से अगर आप -1 करेंगे तो एक्चुअली में क्या है, ये 25 का स्क्वायर बन जाता है, ठीक। फिर अगर आप यहाँ से -1 करेंगे तो 31 का स्क्वायर, फिर इसमें से -1 करेंगे तो 33 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। और अगर 841 में से माइनस करोगे तो वो बनता है 840, और ये एक्चुअली में किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसीलिए इसी हिसाब से हमारा 841 जो हमारा वो राइट आंसर हो जाता है। चलिए हमारा ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें भी आपको अलग वाला बताना है। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो आप सोचिए और देखिए इसमें से अलग क्या हो सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। हम जानते हैं ऐसा क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें इसकी वजह ये है कि आपको इसमें पूरे ऑप्शंस में कोई भी वावल नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको जो इस सी वाले में वावल दिखेगा जो है हमारा ए, बाकी ये सारे जो है कोई वावल नहीं है इसमें, कोई वावल नहीं है इसमें, कोई वावल नहीं है। तो यहाँ पे एक ही वावल है इस ऑप्शन में, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो ए वावल है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द ईयर ऑफ फाउंडेशन ऑफ वीमेन इंडियन एसोसिएशन, WIA की फाउंडेशन कब हुई थी। तो इसके लिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हैं 4। तो चलिए हम इसका सही जवाब देख लेते हैं एक बार। तो इसका सही आंसर 1917, तो WAI की फाउंडेशन हुई थी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्न। तो 1858 का जब एक्ट पास किया गया था उसके बाद इंडिया को किसके थ्रू रूल किया गया, कंपनी के थ्रू या क्राउन के थ्रू या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू या फिर गवर्नर जनरल के नाम पे। तो जो इसका हमारा सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो इन द नेम ऑफ क्राउन, क्राउन के नाम के बेसिस पे इसको गवर्न किया गया। तो ये है थोड़ी सी इसकी डिटेल। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें पूछ रहा है हमसे कि गदर पार्टी किसने बनाई थी। तो गदर पार्टी की फाउंडेशन किसने डाली थी, आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है कि इनमें से कौन थे वो। तो जो इसका सही जवाब है वो है हमारा लाला हरदयाल, तो लाला हरदयाल ने इसकी फाउंडेशन डाली थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि पूना पैक्ट कब हुआ था हमारा। तो क्वेश्चन है था पूना पैक्ट जो 1932 में था वो एक एग्रीमेंट था, वो किन दो लोगों के बीच में था, नेहरू जी और अम्बेडकर जी के बीच में, गांधी जी या अम्बेडकर जी के बीच में, या दो ऑप्शंस आपके पास और है स्क्रीन पे। तो इसका सही जो जवाब है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में ये नेहरू पैक्ट हुआ था 1932 में, पूना पैक्ट। अगला हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर डिड नॉट डिफेंड सोल्जर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। तो इनमें से कौन सा था जो इंडियन नेशनल आर्मी से जिनका कुछ भी लेना देना नहीं था। 4 ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं और इसमें से जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी राजागोपालाचार्य। जब इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर थे उनके ऊपर ट्रायल चल रहा था तो सी राजागोपालाचार्य जो थे उन्होंने इनको डिफेंड नहीं किया था, बाकी तेज बहादुर सप्रू ने किया था उन्हें डिफेंड, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया था और बीबी देसाई ने भी उनको डिफेंड किया था। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन 19th सेंचुरी वॉज एट्रीब्यूटेड टू। इंडियन हैंडीक्राफ्ट का जब डिक्लाइन हो गया था तो उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि ये सारी चीज़ें हुई, कॉम्पिटिशन फ्रॉम द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और डिसअपीयरेंस हो गई थी इंडियन प्रिंसली कोर्ट्स जो थे, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एलियन रूल, तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। अगला समझते हैं, हु अटेंडेड द इंपीरियल दरबार। कौन था बंदा था जिसने इंपीरियल दरबार को अटेंड किया था, ड्रेस्ड इन हैंड स्पन खादी, खादी लगा करके। तो इनमें से वो कौन सा बंदा था, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा। तो उनका नाम था गणेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, गणेश वासुदेव जोशी। थोड़ी सी इसकी कहानी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो पढ़िए इसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1935 का, उसने जो बारोड इट्स प्रीएम्बल फ्रॉम, उसने अपना प्रीएम्बल कहाँ से बारो किया था, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 से, या पिट्स एक्ट से। तो इसका जो सही जवाब है हमारा 1990 का जो एक्ट था उसी से लिए 1919 के एक्ट से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एक्ट 1935 इज़ नॉट करेक्ट। तो इसके बारे में जो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो गलत है, ठीक है, करेक्ट नहीं है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो सही होंगी हमें गलत वाली बतानी है। तो डायरेक्टरी वाज एस्टैब्लिश इन द प्रोविंसेस, या फिर वाइस राय जो था वो उसको स्पेशल पावर मिली थी, या फिर फेडरल एग्जीक्यूटिव जो कंसिस्ट ऑफ वाइस राय, इनमें से कौन सी गलत है। तो भाई ये जो थी डायरेक्टरी वाज एस्टैब्लिश इन द प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस में डायरेक्टरी नहीं आई थी। ऐसा नहीं था कि जो जैसे हमारे आज के टाइम पे सेंटर है तो सेंटर के आगे स्टेट्स काम करती हैं, तो इस तरह से प्रोविंसेस तो थे सेंटर के आगे, लेकिन प्रोविंसेस के अंदर जो डायरेक्टरी थी वो नहीं बनी थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। द मटीरियल्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर ड्रॉन फ्रॉम, वो कहाँ से लिए गए थे। तो बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है, मॉडली मिंटो रिफॉर्म से वो लोग नहीं लिए गए थे, ठीक है। तो 1909 का एक्ट जिसको हम लोग मॉडली मिंटो रिफॉर्म क्या क्या बुलाते हैं, वाज एन एक्ट जो था पार्लियामेंट का यूनाइटेड किंगडम का, दैट ब्रॉड और द लिमिटेड इंक्रीज इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस, ठीक है। तो इंडियंस को गवर्नेंस में लाया गया था, लेकिन कुछ लिमिटेड इंडियंस को ही। Who wrote at the stroke of midnight when the world sleeps, India awakes to the life and freedom। क्वेश्चन पूछ रहे ये बात किसने कही थी कि जब पूरी दुनिया सो रही थी और तब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। तो ये किसके शब्द हैं। तो दोस्तों ये इसका सही जवाब है हमारा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था, ये स्टेटमेंट दी थी अपनी 14-15 अगस्त की जो मिड नाइट थी उस दिन को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो इंक्वायरी कमेटी थी, द इंक्वायरी कमेटी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज हेडेड बाय। आपको जलियांवाला बाग इंसिडेंट तो पता ही होगा, उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम क्या था और उसके हेड कौन थे। तो देखिए इसका ऑप्शन है सी, हंटर कमीशन नाम की एक इंक्वायरी बनाई गई थी, तो हंटर जो थे वो उसके हेड थे। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि 14 अक्टूबर 1919 को 14 अक्टूबर 1919 को ऑर्डर जब इशू किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा, तो तब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था एक कमेटी जो कि इंक्वायरी करेगी पंजाब में जो ये हुआ था। तो उस कमेटी के हेड थे हंटर, ठीक है। तो उस कमीशन का नाम हुआ था हंटर कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द इक्वेटेड विथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन सी इनमें से किस से उनका मैच किया जाता है, किससे उनकी तुलना की जाती है। तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी यानी बिस्मार्क से। और बिस्मार्क कौन थे। बिस्मार्क एक्चुअली में एक स्टेटमैन थे जिन्होंने यूनिफाई किया था 36 स्टेट्स जर्मनी की। तो बाद में जर्मनी की यूनिफिकेशन हो गई थी। इंडिया में यही सेम काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था हमारी 565 स्टेट्स को जोड़ करके, और उससे उन्होंने इंडिया जो आज के टाइम पे हमारा इंडिया ये बना दी। तो ये पॉलिटिकल इंटीग्रिटी उन्होंने करी थी, तो इसीलिए दैट इज वाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था हमारा कि पिट्स एक्ट। पिट्स एक्ट के बारे में सुना होगा आपने। पिट एक्ट ब्रॉट द कंपनी इन डायरेक्ट सब ऑर्डिनेशन टू अ बॉडी रिप्रेजेंटेटिंग। तो जो पिट्स एक्ट आया था उसके बाद ये जो कंपनी थी, तो अब ये किसके अंडर आ गई थी डायरेक्टली। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। तो अब पिट्स एक्ट के बाद पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन का कंट्रोल था। चलिए थोड़ी सी डिटेल जानते हैं इसके बारे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट जो था 1784, इसी का दूसरा नाम है पिट्स एक्ट। अगर पूछेगा आपको कि पिट्स एक्ट का दूसरा नाम कौन सा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। ये एक्ट पार्लियामेंट था ग्रेट ब्रिटेन का, और इसको लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। तो अब यहाँ पे कंट्रोल हो गया था सीधा सीधा पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में आप जानते होंगे। हैड हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशंस ऑन अप्रोचिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया विद। ये जो डिटेल डिस्कशन लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करने की, वो डिस्कस उन्होंने किसके साथ की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी उन्होंने ये मीटिंग मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी इन तीनों से की थी। थोड़ी सी डिटेल में जानते हैं इसके बारे में कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने हेल्ड फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन की थी। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और कुछ जो अदर प्रोमिनेंट लीडर। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई थी वो एक किला था जिसका नाम था फोर्ट विलियम, कलकत्ता में था वो। तो ये हुई थी साल 1756 में, 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गई थी। और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड जान लेते हैं एक बार। तो एक नवाब थे बंगाल के, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ स्पेशल राइट्स दिए थे एज ए ट्रेडर, याद रखेंगे एज ए ट्रेडर, ठीक है, कलकत्ता में। और उन्हें अलो किया था कि वो अपने छोटे छोटे फोर्ट्स बना सकते हैं। तो इसीलिए वो जो फोर्ट उन्होंने बनाया था, जिस फोर्ट का नाम था फोर्ट विलियम, और वहाँ पे उन्होंने छोटी सी आर्मी रख दी थी। बाद में नवाब ने उन्हें कहा कि यार ये आर्मी यहाँ से हटा लो, ये अच्छा नहीं है हमारी सिक्योरिटी के लिए, बट उन्होंने माना नहीं, और देन ये हो गया सब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया फर्स्ट फ्रॉम। महात्मा गांधी जी ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कहाँ से शुरू करी थी। तो इसका सही आंसर हमारा चंपारण से शुरू करी थी उन्होंने, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही रहेगा। तो साल 1917 में एक इनविटेशन उन्हें मिला था राजकुमार शुक्ला की तरफ से, ठीक है।
गांधी जी चंपारण जाते हैं गाँव में, और चंपारण कहाँ पे है अगर पूछेगा तो चंपारण है आपका बिहार में, ठीक है। तो चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा था, जिस सिस्टम का नाम क्या हुआ करता था, तिन कथिया। इसी सिस्टम में फार्मर को फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो उगाएं, और उसमें ऑन द लैंड 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड। और गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया चंपारण का सत्याग्रह, और इस सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। इंडिगो आपको पता ही है, एक तरह का उस टाइम में बहुत प्रेविलेंट हुआ करता था ये क्रॉप। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, स्वराज मीन्स, अब स्वराज का मतलब आपको तो पता ही है, लेकिन दादा भाई नौरोजी के हिसाब से इसका क्या मतलब होता था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो दादा भाई नौरोजी के हिसाब से इसका मतलब सेल्फ गवर्नमेंट ही होता था। तो चलिए, दादा भाई नौरोजी, जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं इंडिया का, एक प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने स्वराज की डिमांड करी थी कलकत्ता सेशन में, और साल था 1906। अकॉर्डिंग टू हिम उनके मतलब था, स्वराज का मतलब था सेल्फ रूल, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो स्वराज का मतलब हुआ सेल्फ रूल। एक और क्वेश्चन है, रोहिलियाज हेल्प द अफगान्स इन्वेडेड इन 1761 इन द बैटल ऑफ। अब 1761 में एक बैटल हुई थी, ठीक है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, अगर आपने देखी होगी कभी। तो बताइए कि उस बैटल का नाम क्या था, ठीक है। 1761 में जो बैटल हुई थी उस बैटल का नाम क्या था। तो उस बैटल का नाम था सर पानीपत, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत। तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसको बोलते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 14 जनवरी 1761 में पानीपत में हुई थी, और अबाउट 60 माइल्स नॉर्थन ऑफ दिल्ली। तो यानी 97 किलोमीटर दूर है ये दिल्ली से। और इसमें था कौन कौन, एक तरफ थे मराठास, ठीक, और एक तरफ से इन्वेडिंग जो अफगानिस्तान का एक रूलर था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, ठीक। तो इन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा और देखते हैं इस क्वेश्चन में। द लैंडमार्क आर द डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट इंक्लूड। तो सुना होगा डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो कह रहे थे लैंडमार्क ऑफ डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें क्या चीज़ नहीं यूज़ होती थी, डिड नॉट इंक्लूड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वहाँ पे इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं यूज़ किया जाता। कमिश्नर्स जो कि अफेयर्स संभालते थे इंडिया का, उनको क्या कहते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या फिर बोर्ड ऑफ मर्चेंट्स। तो ऐसे कमिश्नर्स को कहा जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए द राइट ऑनरेबल बोर्ड जो हुआ करते थे, उसी कमिश्नर्स होते थे जो कि इंडियंस का अफेयर संभालते थे, जिनको उस टाइम पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, इंडियन बोर्ड्स कहते थे, ठीक। और ये ना एक्चुअली में इनको आर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता था यूनाइटेड किंगडम्स की, जो रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे गवर्नमेंट की मैनेजमेंट का और उसकी इंटरेस्ट का ब्रिटिश इंडिया में, और ईस्ट इंडिया कंपनी का, दोनों का। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1784 से लेकर के 1858 तक रहा था। देन उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधा डायरेक्टली रूल किया यहाँ पे। इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सी फ्रेंच सेटलमेंट नहीं थी इंडिया में। फ्रेंच कहाँ पे नहीं रहते थे, तो वो है हमारे गोवा में, क्योंकि गोवा जो है, गोवा में फ्रेंच नहीं रह के रखे, पुर्तगीज़ रहते थे। एक पुर्तगीज़ की कॉलोनी थी, वो पुर्तगीज़ यहाँ पे रह रहे थे लगभग, उन्होंने यहाँ पे 450 साल तक वो यहाँ पे रहे, अंटिल इट वाज अनेक्स्ड बाई। और 1961 में इसको अनेक्स्ट कर दिया गया इंडिया के द्वारा। 1510 में पुर्तगीज़ ने डिफीट किया था बीजापुर के किंग को, वहाँ के लोकल अली के साथ, और वहाँ से उसके बाद वहाँ पे अपनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना दी गोवा में। अगला क्वेश्चन था कि किसको रेफर किया जाता है एज अ महात्मा गांधी एज अ हाफ नेक्ड फ़कीर। किसी ने ये बात कह दी थी कि महात्मा गांधी जो है उनको हाफ नेक्ड फ़कीर कहा। तो कुछ अंग्रेज़ों के नाम है यहाँ पे, मगर जो कहने वाला था उसका नाम था चर्चिल, ठीक है। तो चर्चिल ने ऐसा कहा था। चलिए, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। उन्होंने महात्मा गांधी को कहा था, महात्मा गांधी जी को कहा था एक्चुअली, सेडिशियस मिडल टेम्पल लॉयर नाउ पोजिंग अ फ़कीर, ठीक है। एंड उसको उनको हाफ नीड तक भी उन्होंने कह दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु कॉल्ड श्री नारायण गुरु एज अ सेकेंड बुद्धा। ये किसने कह दिया था, श्री नारायण गुरु को एज अ सेकेंड बुद्ध कह दिया था, किसने कह लिया ये बात। तो ये कहने वाले जो थे उनका नाम है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जी सनकारा कुरुप, ठीक है। तो इन्होंने ही कहा था उन्हें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल हिलाल क्या हुआ करती थी। तो अल हिलाल एक्चुअली में एक जर्नल हुआ करता था, और थोड़ा सा इस जर्नल के बारे में जानते हैं। अल हिलाल जो एक वीकली जर्नल होता था, कब वीकली जर्नल, जो उर्दू लैंग्वेज में निकलता था, ठीक है। अल हिलाल वाज अ वीकली उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश बाय द इंडियन लीडर जिनका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। एंड और इन्होंने इसको यूज़ किया था एज अ मीडियम ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर ब्रिटिश राज इन इंडिया। और इसका फर्स्ट जो आया था ये, वो आया था 13 जुलाई 1912 को। तो उस टाइम पे जो जर्नलिज्म थी वहाँ पे उनका काम था गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना। वो क्रिटिसाइज़ करते थे कि कौन सी पॉलिसीज़ ख़राब आ रही है, क्या चीज़ हो रही है, तो उसके लिए इन्होंने इसे ओपन किया था। एमओ पाडिसा सुकतम इज़ अ वर्क ऑफ, ये किसका काम है, किसने लिखा है इस किताब को। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा श्री नारायण गुरु ने। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं क्या एक्चुअली में। तो एक्चुअली में ये जो किताब है जिसका नाम है
पद से सकलम इज मलयालम, ये मलयालम की स्पिरिचुअल किताब है जिसे नारायण गुरु ने लिखा था पोएम की शेप में। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वृथि पंचकम वाज रिटन बाय, एक और किताब है जिसका नाम है निर्वृथि पंचकम, ये किसने लिखी है? तो ये लिखने वाले हैं हमारे, ये भी श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु ने ही इस किताब को भी लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जमींदारी जो एसोसिएशन है, जमींदारी एसोसिएशन वाज अ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो कौन सी थी जमींदारी एसोसिएशन वाज अ पॉलिटिकल जो एसोसिएशन थी मॉडर्न इंडिया की, कौन सी थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका जो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, पहली थी। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में क्या है ये। बोल रहे हैं जमींदारी एसोसिएशन जो थी विच वाज लेटर रीनेम्ड, जिसको बाद में लैंड लॉर्ड सोसाइटी बोल दिया गया, इसे बनाया गया था 12 नवंबर 1837 को। बनाने वाले आदमी का नाम था द्वारकानाथ टैगोर। एक और आदमी थे इसमें जिनका नाम था प्रसन्ना कुमार टैगोर और राधाकांत देव, राम कमल सेन और भाबनी चित्रांजन मित्रा। इट वाज बीन, इसको डिस्क्राइब किया गया एज अ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल विद अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये पहली इसको ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है बंगाल का, जमींदार एसोसिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। जब बैटल ऑफ प्लासी हो रही थी तो उस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था जिसके साथ ये लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों के द्वारा? तो सिराजुल। तो चलिए थोड़ा सा इस बैटल के बारे में जान लेते हैं। बैटल ऑफ प्लासी एक्चुअली में 1757 में हुई थी। एक तरफ नवाब थे बंगाल के जिनका नाम था सिराजुल, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब इस बैटल में विक्ट्री हो जाती है ब्रिटिश और फोर्सेस की, और बाद में उनका रूल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो कहाँ से आते थे? ठीक है, जैसे सिंपल भाषा में पूछें तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्टैब्लिश करी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो फ्री इंडिया की, तो इसे कहाँ स्टैब्लिश किया उन्होंने? तो इसका जो सही आंसर है हमारा सिंगापुर है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी फ्री इंडिया की, या जिसे हम फ्री इंडिया मूवमेंट या आज़ाद हिंद भी बोलते हैं। ये एक इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जिसे उन्होंने सिंगापुर में स्टैब्लिश किया था साल 1943 में, जिसे उस टाइम के जापान, नाजी जर्मनी, इटली और रिपब्लिक और उनके इन सब लोगों ने, उनके एलाइज ने इनको सपोर्ट किया था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमानेंट सेटलमेंट जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में, तो इसका नाम क्या था? नॉर्मली हम इसे किस नाम से जानते हैं परमानेंट सेटलमेंट को? तो इसे कहा जाता है ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, इसे कहते हैं ज़मींदारी सिस्टम। चलिए थोड़ा सा ज़मींदारी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ज़मींदारी सिस्टम जिसे आप लोग सब वाकिफ़ हैं ज़मींदारी सिस्टम से, तो ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, और एक एक्ट लाया, उस एक्ट का नाम था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इस एक्ट के बाद जब ज़मींदारी इंट्रोड्यूस करी गई तो वो लगाई गई कहाँ पे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी के एरिया में। यहाँ के जो भी ज़मींदार थे उन्हें उस ज़मीनों का ऑनर रिकॉग्नाइज़ किया गया कि आज के बाद तुम इस ज़मीन के मालिक हो, और तुम्हारा ये काम है कि तुम इन सब लोगों से, वो सब लोग जो इन ज़मीनों पे काम करते हैं उनसे तुम रेंट लोगे, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करो। अगला क्वेश्चन था द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय, जो ऑफिस है गवर्नर जनरल का उसको क्रिएट किया गया था कौन से एक्ट के थ्रू? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वो था चार्टर्ड एक्ट 1833। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं डिटेल में कि इसी के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। ठीक है, 1833 के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू इंडियन डोमेन। जब इंडियन डोमेन, जब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश की क्रिएशन हो गई थी, तो उसके बाद हमारे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? इसका आंसर बहुत आसान है, सबको मालूम है कि वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्हें बनाया गया था। चलिए थोड़ा सा गवर्नर जनरल के बारे में जानते हैं। एक्चुअली में फर्स्ट गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश इंडिया के थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम पेंड्रिक, और बाद में जब आज़ाद हो गए और आज़ादी के बाद जो हमारे गवर्नर जनरल बने उनका नाम है माउंटबेटन। तो इसे कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इंडिया के पहले गवर्नर जनरल जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था तो उनका नाम था विलियम पेंड्रिक, लेकिन जब इंडिया आज़ाद हो गया तो उसके बाद जो पहले गवर्नर जनरल हुए उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन थे जिन्होंने कंट्रोल किया मैक्सिमम ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्ट रीजन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी? 17th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल रीजन में ट्रेड कर रहा था। इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल रीजन तो आप लोगों को मालूम ही होगा वो कौन सा है, ये वाला एरिया जो इंडिया के वेस्ट में आता है, तो इसे इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल रीजन बोलते हैं। तो कौन था इनमें से? तो वो थे पुर्तगीज़। ठीक है, तो पुर्तगीज़ ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड को कंट्रोल किया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 359 ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो सस्पेंड कर पाए राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन ये कौन सी इमरजेंसी लगी होगी जब हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है? तो आपके पास ऑप्शन स्क्रीन पे अवेलेबल है, मगर जो इसका सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट के पास ये हक होता है कि वो ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका
कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है हमें फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को, जब हमने उनको फुल स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन बना दिया हमें। तो पहले कौन सा था, पहले हमने किसको बनाया था? तो ये देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से किसको बनाया गया पहले? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। सबसे पहले नागालैंड, देन हरियाणा, देन सिक्किम और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा मिला। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम लोग कि नागालैंड को स्टेट बनाया गया था 1963 में, हरियाणा को 1966 में, सिक्किम को 75 में और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन आस्क अ मेंबर ऑफ हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर को, वो कह सकते हैं बोलने के लिए। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम लोग? जब स्पीकर एक बंदे को बोलता है कि आप 2 मिनट के लिए खामोश रहिए, दूसरे वाले को बोलेगा कि आप बोलिए, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसके पास ऑप्शंस आपके पास सामने हैं और इसे बोलेंगे यील्डिंग द फ्लोर। इसमें वो एक बंदे को कहेंगे आप चुप रहिए, दूसरे को मतलब 2 मिनट के लिए चुप रहिए, दूसरा बोलेगा। तो देखिए इसमें कुछ है, हम पढ़ ले सकते हैं इसको कि किसमें यहाँ पे किस किस का मतलब क्या है, यील्डिंग द फ्लोर का मतलब क्या, क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब क्या है, और पॉइंट ऑफ ऑर्डर और कॉलिंग अटेंशन मोशन किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, वाज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट को इंक्रीज किया गया, कि पहले 525 होती थी तो बाद में 545 कर दी गई। तो वो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट, तो कौन सी अमेंडमेंट थी वो? तो देखिए हमारी वो अमेंडमेंट थी, डी ऑप्शन सही रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 31st थी। तो जो 31st अमेंडमेंट के बाद हमारी जो सीट्स थी वो 525 से बढ़ा करके, वो उनको बढ़ा करके 545 पे लेके गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट बैकवर्ड जो क्लास कमीशन था उसको कब अपॉइंट किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास सामने हैं, मगर हम इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है काका कालेकर। देखिए इसके बारे में भी डिटेल जाननी है तो देख सकते हैं आप। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का डिफेक्शन के ग्राउंड पे वो कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में बताया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10th शेड्यूल में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल है, जिसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट के थ्रू, जो हुई थी 1985 में, इसमें एक प्रोविज़न है डिस्क्वालिफिकेशन का, अगर डिफेक्शन होएगी तो उसके बेसिस पे। अब 11th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 73rd अमेंडमेंट के थ्रू, वो साल था 1992 का, जिसमें पंचायती राज आता है। 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का जो गेव करता है एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इट कंटेन्स 3 लिस्ट, इसमें 3 लिस्ट हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट जिसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स। आगे चलेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या है, 12th शेड्यूल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74th और साल था 1992, इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, तो सवाल पे फिर से आते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि डिफेक्शन कौन से शेड्यूल में आती है, तो डिफेक्शन हमारी 10th शेड्यूल में आती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। द प्रोविज़न ऑफ कंकरेंट लिस्ट हमने पढ़ ली, कंकरेंट लिस्ट। द प्रोविज़न ऑफ कंकरेंट लिस्ट जैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर बारोड फ्रॉम, ये हमने कंकरेंट लिस्ट का, फ्रीडम ऑफ ट्रेड का, कॉमर्स का, इन सारी चीज़ों को या जॉइंट सिटिंग के जो प्रोसीजर्स लिए हमने पार्लियामेंट में, ये हमने कहाँ से लिए, कौन सी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जान लेते हैं। हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक्चुअली में लिया क्या है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन, फ्रीडम और इंटर स्टेट रिलेशन, कॉमर्स, इंटरकोर्स आइडिया एंड ऑन द कंकरेंट लिस्ट, ये सारी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। वहीं पे कुछ चीज़ें हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन से भी ली हैं, कुछ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से और कुछ एरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं आप पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 169 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल 169 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द प्रोविजंस फॉर द एबोलिशन और द क्रिएशन ऑफ, जो 169 आर्टिकल है एक्चुअली वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल्स। ठीक है, इसके बारे में ये बात करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स जो है वो आर्टिकल 169 में आती है और आर्टिकल 81 स्पेसिफाई करता है कि नंबर ऑफ सीट्स फॉर द लोकसभा, कि लोकसभा में कितनी सीटें एलोकेशन की जाएगी। और आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है और आर्टिकल 80 जो है वो स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डील करता है स्पेशल प्रोविजंस टू द SC, ST, OBC एंड एंग्लो इंडियंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसमें कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इन सब लोगों के साथ डील करता है? ठीक, तो देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं, मगर इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ये है पार्ट 16। ठीक है, तो पार्ट 16 डील करता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम लोग। जो पार्ट 16 है
पार्ट 16 जिसमें आर्टिकल 330 से लेके 342 तक आते हैं, वो डील करते हैं किसके साथ, विद स्पेशल प्रोविजंस टू सर्टन क्लासेस के तक। जैसे पार्ट 6 जो है वो प्रोविजन स्टेट्स के साथ डील करता है, पार्ट 18 जो है वो इमरजेंसी के साथ डील करता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है वो आपको कि इंटर स्टेट काउंसिल, जिसके बारे में सुना होगा आपने बहुत बार, इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश की गई थी साल 1990 में, और ये किसने रिकमेंड करी थी, ठीक है, कौन सा कमीशन था जिसने रिकमेंड करी कि ऐसी कोई इंटर स्टेट कमेटी होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। तो थोड़ा इस कार्य कमीशन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। चलिए, इंटर स्टेट जो काउंसिल था वो स्टैब्लिश की गई थी 1990 में, और इसमें रिकमेंडेशन दी थी इस कार्य कमीशन ने। ये कमीशन 1983 को शुरू हुआ था और ये 1987 को इसकी जो स्टडी जो थी वो कंप्लीट हो गई थी, जो भी इन्होंने रिकमेंडेशन देनी थी, जो भी इनका काम था। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो इंडिया के हैं उनको रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से। जिस तरह से किसको रिमूव किया जा सकता है, हाई कोर्ट के जज को, प्राइम मिनिस्टर को, या सुप्रीम कोर्ट के जज को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो कह रहा है कि इन दोनों को इसी तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, इनके ऑफिस से हटाया जा सकता है जिस तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रोसीजर है, अ प्रोसीजर वेयर बाय अ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज रेफर टू अ इलेक्टोरेट्स फॉर द सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट इज कॉल्ड। तो एक इस तरह का प्रोसीजर जहाँ पे प्रपोज किया जाता है लेजिस्लेशन को, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कि रेफरेंडम। अब क्या होता है रेफरेंडम, थोड़ा सा इन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं हम लोग। रेफरेंडम वो होता है अ पब्लिक वोट विद अ पॉसिबली लीगली बाइंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो उसके बाद अगला था हमारा ऑप्शन रीपेट्रिएशन का मतलब होता है सेंडिंग बैक समवन हिज कंट्री। तो हम किसी बंदे को फिर से उसकी कंट्री में ओरिजिन में भेज देंगे, जैसे कि कोई इलीगल माइग्रेशन करके या बिजनेस में वार बंदा आया था तो उसे भेज देंगे। अगला वाला हमारा था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मॉडर्न टाइम में हम लोग जो देख रहे हैं कॉमनली जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो जहाँ पे इवन दो द पीपल डू नॉट डायरेक्टली वोट ऑन एक्चुअल इशूज एंड लॉज बट सरेंडर द राइट ऑफ द ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि हमारे इंडिया में हम लोग सीधा अपनी किसी भी इशू पे जाकर के डिस्कस नहीं कर सकते, हम लोगों ने कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर के हमारी बात करते हैं। हालांकि वो अलग बात है, वो बातें इस बारे में नहीं कर रहे। अगले देखते हैं हम लोग रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब था डिफाइंड बाय समवन सोर्स एज सिंपली एज डेमोक्रेसी। रिपब्लिक का भी कभी ना कभी यही मतलब होता है डेमोक्रेसी, बट यहाँ पे क्या होता है, बट अदरवाइज लूजली डिस्क्राइब एज अ फॉर्म, एक्चुअली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे इन वर्ड डीड रूल इज कंस्ट्रेंड बाय द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इज नॉट सिलेक्टेड बाय फ्यू। यहाँ पे कोई सिलेक्टेड बाय फ्यू के थ्रू नहीं होगा, बट किसी इंस्टीट्यूशन से ही होगा ये। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है आपसे कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द एलिमेंट्री एजुकेशन मेड अ फंडामेंटल, ठीक है। तो जो आर्टिकल 21A के अंडर आप सुनते हैं कि एजुकेशन जो है वो आपकी फंडामेंटल हक है, तो आपसे एजुकेशन लेने का कुछ ही नहीं सकता, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। तो 2002 में ऐसा हुआ था। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में हुई थी उसमें राइट टू एजुकेशन दिया गया था। जब तक आप 14 साल के होंगे तब तक हर बंदे को एजुकेशन मिलना चाहिए। और 81 अमेंडमेंट जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो 2002 में हुई थी, जिसने एसटी और एससी की रिजर्वेशन की बात की थी, ठीक है। उसके बाद अगला था 88th अमेंडमेंट जो बात कर रही थी, एक्सटेंड कर रही थी सिक्योरिटी कवर टू फॉर द लेवी एंड यूटिलाइजेशन सर्विस टैक्स के बारे में। और 1906 जो अमेंडमेंट हुई है उसने ऐड कर दिया वो एक वर्ड जो ओडिया हुआ करता था उसको आप ओडिया बना दिया, ठीक है। तो ये कुछ अमेंडमेंट थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंडर द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, हमने फंडामेंटल राइट के बारे में सुना होगा। तो फंडामेंटल राइट्स में जो राइट है 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, हैज़ बीन डिनाइज सेम टू। इसको डिनाइज किस किया जाता है, जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 में राइट है एलियंस की तरह, यानी कि यूएन चैप्टर जो फंडामेंटल राइट्स का राइट अंडर 15, 16, 17, 19 एंड 30 हैज़ बीन डिनाइज द सेम टू द एलियंस, ठीक है जी। ये किसको, एलियंस को डिनाइज किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। आप अपने हिसाब से अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, किसी भी भगवान को मान सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल आपको कहता है कि ये हक आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये आर्टिकल आपका 26 कहता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। आर्टिकल जो 25 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की ये बात करता है। तो एक्चुअली में फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमारे 4 आर्टिकल्स आते हैं, 25, 26, 23 और 28। तो जो 25 वाला कह रहा है वो आपसे ये कहता है कि पर्टिकुलर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ द कंसाइज एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, जो भी मतलब जो आपकी मर्जी है। फिर दूसरा कह रहा है कि आपको अपने रिलीजियस अफेयर जो है वो मेंटेन करने की हक है, मैनेज करने की हक है। आर्टिकल 27 वो कह रहा है कि एज अ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन एनी पर्टिकुलर रीजन द स्टेट ऑफ आर्टिकल। आप किसी को भी टैक्स दे सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी को भी पैसा दो। इन दिस आर्टिकल, इसमें वो आपको कह रहा है आर्टिकल इंक्लूड फ्रीडम एज टू अटेंड, आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या इंस्ट्रक्शंस को जा करके अटेंड कर सकते हो। कोई भी आपको अगर भक्ति के साथ सुनने हैं, कहीं पे अजान सुननी है, कहीं पे गुरुबानी सुननी है, आपको हक है, आप कहीं पे भी जाके सुन सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो इंडिया के हैं उनको रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से। जिस तरह से किसको रिमूव किया जा सकता है, हाई कोर्ट के जज को, प्राइम मिनिस्टर को, या सुप्रीम कोर्ट के जज को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सुप्रीम कोर्ट के जज को।
तो कह रहे हैं कि इन दोनों को इसी तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, इनके ऑफिस से हटाया जा सकता है जिस तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रोसीजर है, अ प्रोसीजर वेयर बाय अ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज रेफर टू अ इलेक्टोरेट्स फॉर द सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट इज कॉल्ड। तो एक इस तरह का प्रोसीजर जहाँ पे प्रपोज किया जाता है लेजिस्लेशन को, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कि रेफरेंडम। अब क्या होता है रेफरेंडम, थोड़ा सा इन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं हम लोग। रेफरेंडम वो होता है अ पब्लिक वोट विद अ पॉसिबली लीगली बाइंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो उसके बाद अगला था हमारा ऑप्शन रीपेट्रिएशन का मतलब होता है सेंडिंग बैक समवन हिज कंट्री। तो हम किसी बंदे को फिर से उसकी कंट्री में ओरिजिन में भेज देंगे, जैसे कि कोई इलीगल माइग्रेशन करके या बिजनेस वार बंदा आया था तो उसे भेज देंगे। अगला वाला हमारा था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मॉडर्न टाइम में हम लोग जो देख रहे हैं कॉमनली जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो जहाँ पे इवन दो द पीपल डू नॉट डायरेक्टली वोट ऑन एक्चुअल इशूज एंड लॉज बट सरेंडर द राइट ऑफ द ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि हमारे इंडिया में हम लोग सीधा अपनी किसी भी इशू पे जाकर के डिस्कस नहीं कर सकते, हम लोगों ने कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर के हमारी बात करते हैं। हालांकि वो अलग बात है, वो बातें इस बारे में नहीं कर रहे। अगले देखते हैं हम लोग रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब था डिफाइंड बाय समवन सोर्स एज सिंपली एज डेमोक्रेसी। रिपब्लिक का भी कभी ना कभी यही मतलब होता है डेमोक्रेसी, बट यहाँ पे क्या होता है बट अदरवाइज लूजली डिस्क्राइब एज अ फॉर्म ऑफ एक्चुअली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे इन वर्ड डीड रूल इज कंस्ट्रेंड बाय द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इज नॉट सेलेक्टेड बाय फ्यू। यहाँ पे कोई सेलेक्टेड बाय फ्यू के थ्रू नहीं होगा बल्कि किसी इंस्टीट्यूशन से ही होगा ये। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है आपसे कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द एलिमेंट्री एजुकेशन मेड अ फंडामेंटल, ठीक है। तो जो आर्टिकल 21A के अंडर आप सुनते हैं कि एजुकेशन जो है वो आपकी फंडामेंटल हक है, तो आपसे एजुकेशन लेने का कुछ ही नहीं सकता, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। तो 2002 में ऐसा हुआ था। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में हुई थी, उसमें राइट टू एजुकेशन दिया गया था। जब तक आप 14 साल के होंगे तब तक हर बंदे को एजुकेशन मिलना चाहिए। और 81 अमेंडमेंट जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो 2002 में हुई थी, जिसने एसटी और एससी की रिजर्वेशन की बात की थी, ठीक है। उसके बाद अगला था 88th अमेंडमेंट जो बात कर रही थी, एक्सटेंड कर रही थी सिक्योरिटी कवर टू फॉर द लेवी एंड यूटिलाइजेशन सर्विस टैक्स के बारे में। और 1906 जो अमेंडमेंट हुई है उसने ऐड कर दिया वो एक वर्ड जो ओडिया हुआ करता था उसको आप ओडिया बना दिया, ठीक है। तो ये कुछ अमेंडमेंट थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंडर द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, हमने फंडामेंटल राइट के बारे में सुना होगा। तो फंडामेंटल राइट्स में जो राइट है 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, हैज़ बीन डिनाइज सेम टू। इसको डिनाइज किस किया जाता है, जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 में राइट है एलियंस की तरह, यानी कि यूएन चैप्टर जो फंडामेंटल राइट्स का राइट अंडर 15, 16, 17, 19 एंड 30 हैज़ बीन डिनाइज द सेम टू द एलियंस, ठीक है जी। ये किसको एलियंस को डिनाइज किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। आप अपने हिसाब से अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, किसी भी भगवान को मान सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल आपको कहता है कि ये हक आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये आर्टिकल आपका 26 कहता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। आर्टिकल जो 25 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की ये बात करता है। एक्चुअली में फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमारे 4 आर्टिकल्स आते हैं, 25, 26, 23 और 28। तो जो 25 वाला कह रहा है वो आपसे ये कहता है कि पार्टिकुलर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ द कंसाइज एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, जो भी मतलब जो आपकी मर्जी है। फिर दूसरा कह रहा है कि आपको अपने रिलीजियस अफेयर जो है वो मेंटेन करने की हक है, मैनेज करने की हक है। आर्टिकल 27 वो कह रहा है कि एज अ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन एनी पर्टिकुलर रीजन इन द स्टेट ऑफ आर्टिकल। आप किसी को भी टैक्स दे सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी को भी पैसा दो। इन दिस आर्टिकल, इसमें वो आपको कह रहा है आर्टिकल इंक्लूड फ्रीडम एज टू अटेंड, आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या इंस्ट्रक्शंस को जा करके अटेंड कर सकते हो। कोई भी आपको अगर भक्ति के साथ सुनने हैं, कहीं पे अजान सुननी है, कहीं पे गुरुबानी सुननी है, आपको हक है, आप कहीं पे भी जाके सुन सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। सिक्किम वाज मेड अ फुल फ्लैज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सिक्किम को हमारा इंडिया का फुल स्टेट बना दिया था यूनियन ऑफ इंडिया की कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। ये तो सब जानते हैं कि साल 1975 था, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी थी। तो इसका सही जवाब है 36 अमेंडमेंट जो 1975 में हुई थी। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं अमेंडमेंट्स के बारे में। जो 35th अमेंडमेंट हुई थी 1975 में, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द सिक्किम इनटू द यूनियन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन थी 35th में। और 37th में क्या था कि लेजिस्लेचर फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी 37th के थ्रू। 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इनहेंस की गई थी पावर्स ऑफ द प्रेजेंट गवर्नर्स, ठीक है, कि ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, तो उनको पावर्स दी गई थी। और 36 के थ्रू सिक्किम को इंडिया की फुल फ्लैज यूनियन बना दिया गया था, ठीक है, फुल फ्लैज हमारी स्टेट बना दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने फजल अली कमीशन के बारे में सुना होगा। फजल अली कमीशन को अपॉइंट किया गया था दिसंबर 1953 में, ताकि वो कंसिडर कर पाएँ क्वेश्चन जो कि स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने की बात करे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने क्या एक्सेप्ट किया था, ठीक है। अब मतलब सीधे शब्दों में पूछ रहा है कि फजल अली कमीशन जो था उसने उसको अपॉइंट किया था साल 1953 में, तो उसने स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर के क्या कहा था, तो उसने एक्सेप्ट किया था थर्ड कि फजल अली कमीशन ने अपॉइंट किया गया था जिसको 1953 में उसने कंसिडर किया था क्वेश्चंस ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट द लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट की लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स बनाई जाएंगी वो बनाई जानी चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर उसने रिकमेंडेशन दी थी। चलिए स्टेट ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को कब फॉर्म किया गया था, साल कौन सा था वो।
मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनको कब फॉर्म किया गया? तो इनको फॉर्म किया था, साल था 1972, ठीक है। तो क्या था ये? स्टेट ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, इनको फॉर्म किया गया 1972 में। और इनको बाद में इनको स्टेटहुड मिला था नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1972 के थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when was the second backward class commission under the chairmanship of बीपी मंडल अपॉइंटेड? बहुत ही फेमस है ये बीपी मंडल कमीशन। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि when was the second backward commission जो अंडर बीपी मंडल कब अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1979। तो इसमें क्या पूछा, सेकंड बैकवर्ड कमीशन जो था वो बीपी मंडल के थ्रू आया था, अपॉइंटेड 1979, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1979 बाय जनता पार्टी के थ्रू। उस टाइम के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है जी। और इसका काम था आइडेंटिफाई करेंगे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, व्हेन वाज द रिजर्वेशन ऑफ 27%, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे सुनते हैं। 27% जो रिजर्वेशन मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स में, फॉर द बैकवर्ड क्लासेस डिक्लेयर्ड द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया। ये कब डिक्लेयर किया गया कि जो रिजर्वेशन क्लासेस है, रिजर्व क्लासेस है, उनको 27% की रिजर्वेशन मिलेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा ए, साल था 1990 का। तो 7 अगस्त 1990 को नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि प्रोवाइड 27% रिजर्वेशन टू द सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेगी, वो चाहे वो सेंट्रल सर्विसेज और पब्लिक अंडरटेकिंग। इट वॉज डिक्लेयर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंस इंडिया।